अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। कैसे हैं आप? जबरदस्त। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, वो लोग भी ठीक हैं। जबरदस्त, वेरी गुड। सबको अच्छा होना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ऐसे ही होना चाहिए और हम सभी को इस बात की कोशिश करनी चाहिए, अपना ही नहीं दूसरों का भी ख्याल रखें। बस इतनी सी बात कहनी थी, इसको ट्विस्ट दिया था थोड़ा सा। तो वही कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है और वो ये कि एक और जुमा है, एक और बड़ा फैसला है, लेकिन किसी सियासी शख्सियत की बात नहीं है। आज हम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करेंगे। सबसे पहले जज अरशद मलिक, ये वीडियो केस था और इसका जो फैसला है ना वो अब सुनाया जाएगा 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे या 11 बजे। देखते हैं कि कब हमको इस बारे में जानने को मिलता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिसकंडक्ट को देखते हुए अरशद मलिक को बाकायदा मुअत्तल कर दिया था, उनकी खिदमात से शुक्रिया कर दिया था और फिर उसके बाद में लाहौर हाई कोर्ट के सुपुर्द मामलात किए थे। ये भी हुआ था इस सिलसिले में। अच्छा, एक तरफ हो रहा है ये और दूसरी तरफ एक और अहम मामला है, शुगर मिल्स की बात है। ये नून लीग के बड़ों के गिर्द घेरा और भी कम होने जा रहा है। चौधरी शुगर मिल्स केस में अब नवाज शरीफ साहब से भी तफ्तीश होगी, उनको भी शामिल कर लिया गया इस दायरे में। उनको सवालनामा भिजवा दिया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को चौधरी शुगर मिल्स केस में आज तलब किया है। अच्छा, थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलते हैं। मरियम नवाज आई थी, पेशी का मौका था और उनके मियाँ जी को गुस्सा आ गया था। कैप्टन सफदर ने हंगामा किया, डंडा उठाया था, डंडा छीना था पुलिस एहलकार से, तो कार्य सरकार में मुदाखलत की थी। मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये भी आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कश्मीर कोर ग्रुप का इजलास हुआ है, जिसमें कश्मीर का मसला मज़ीद उजागर करने की कोशिशें तेज़ करने का फैसला किया गया है। और अगर दीगर सियासी जमातों का तस्करा करें तो बिलावल भुट्टो ने जलसा किया और जब वो जलसे से खिताब कर रहे थे तो वहाँ पर कातिल मोदी कातिल के नारे भी लगे। ये भी हमने कल देखा, खुद लगवाए उन्होंने, कातिल कातिल मोदी कातिल, ये नारे उन्होंने लगाए। लोगों ने आवाज़ से आवाज़ मिलाई, पाकिस्तानियों ने आवाज़ से आवाज़ मिलाई। और यही नहीं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात भी की। उन्होंने कहा कि मोदी साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि कश्मीरी आपसे प्यार करते हैं तो जाइए वहाँ जाके जलसा करके देखिए, लोग आपको खुद बताएंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप में हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाएं। तो बहरहाल आज कश्मीरी हिम्मत का मुजाहरा एक बार फिर करने जा रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद बड़े एहतजाज की कॉल दी गई थी और ये कहा गया था कि कर्फ्यू को खातिर में ना लाएं, घरों से निकलें और अपने हक की बात करें, खुद इरादियत की बात करें। तो आज मकबूजा वादी में जुमे की नमाज के बाद बड़ा एहतजाज है, हम इस पर भी नज़र रखेंगे, कश्मीर की आवाज़ बनते रहेंगे। एक अहम मामला, एक और मामला था और वो था कंदील बलोच का मामला। उनके वालिद ने अदालत में अपने बयान हलफी में कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी के कातिल जो उनके बेटे हैं उनको अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दिया है। तो अदालत ने उनकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया। कहा, गैरत के नाम पर कत्ल का फैसला तमाम गवाहों की शहादत कलमबंद होने के बाद किया जाएगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। कोई किसी को गैरत के नाम पे मार दे, वो उसका बाप हो, भाई हो, बेटा हो, उसके घर का फ़र्द हो और फिर उसके बाद में आसानी से छूट जाए, ये इस किस्म के जो केसेस हैं उसके लिए एक अच्छी नज़ीर साबित हो। बिल्कुल, और इस पर भी हम आगे चलकर मजीद बात करेंगे। अभी आपको बताएं कि नया दिन आज किन मौज़ूआत का करेगा और कौन से हमारे अहम मेहमान होंगे आपसे मिलवाने के लिए, उसके लिए हम नज़र डालते हैं नया दिन की टॉप स्टोरीज पर। क्या डैम फंड के पैसे महफूज हैं या अतियात हड़प कर लिए गए? सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरों में कितनी सद्दाकत है, जानिए प्रोग्राम नया दिन में। पाकिस्तानी और बरतानवी माहिरीन की मुश्तरका काविश, शक्कर से बनी ड्रेसिंग ज़्यादतीस के मरीजों में सही ना होने वाले जख्मों को ठीक कर सकती है। मुमकिना तौर पर मुतासरा अफराद आज़ा की महरूमी से बच जाएंगे। माजूर बच्चों की जिंदगियों में खुशियां बिखेरने का सबब, पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने सुपर हीरोज जैसे मसनूई हाथ लगाकर कई जिंदगियां संवार दी। मिलिए इंजीनियर अवैस हसन, अनस नियाज और हाथ लगवाने वाले बच्चे से इसी शो में। क्वेटा के अंगूर 100 साल कदीम, लज्जत और मिठास के बाइस ना सिर्फ मुल्क भर में बल्कि बैरून मुल्क भी पसंद किए जाते हैं। मुनफरिद अंगूरों से मुताल्लिक जानिए कुछ देर बाद।
पाकिस्तानी बच्चे का बड़ा कारनामा, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में भारत को शिकस्त दे दी। हमजा इलियास ने रिवायती हरीफ को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप में फातिहाना आगाज करने वाले हमजा इलियास होंगे आज हमारे मेहमान। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कराची के नौजवान ने हवाई जहाज तैयार करके लोगों को हैरान कर दिया। 5 साल की मेहनत के बाद जहाज तैयार किया। एयरक्राफ्ट मेकर अरसलान बनेंगे नया दिन के मेहमान। और लाहौर के आर्टिस्ट की क्या है बात, कागज से 3D आर्ट बनाकर सलाहियतों का लोहा मनवाया। 3D ऑरिगेमी आर्ट क्या है, जानिए शुएब जफर की ज़बानी। नया दिन में खुश आमदीद। और सबसे पहले आपको बताएं कि माहिरीन ने मवेशियों के लिए एक ऐसा ख़ास चारा तलाश कर लिया है जो ना सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि मवेशी उसे पसंद भी कर रहे हैं। वो उनकी फेवरेट खुराक भी बन गया है, मज़े मज़े से उसको खाते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये पिंक कलर का होता है। यस एग्जैक्टली। और ये माहौल दुश्मन गैसेस के अखराज का बाइस नहीं बनता। ये साइंसी मैगजीन की रिपोर्ट में इससे मुतालिक लिखा गया है कि ये चारा गर्म साहिली इलाकों में पैदा होता है और जिस तरह किरण ने कहा कि पिंक कलर का होता है। मैंने पढ़ा था इसमें। यस, पिंक वाज द फोकस एक्चुअली। तो ये समुद्री झाड़ है और माहिरीन मुत्तफिक हैं इससे मुतालिक कि इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। और ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि किसी तरह इस समुद्री झाड़ को बड़े पैमाने पर काश्त किया जा सके ताकि मैक्सिमम मवेशियों को यही चारा डाला जाए, क्योंकि ये माहौल दुश्मन गैस मीथेन का इखराज का बायस नहीं बनता जब इसकी डाइजेशन हो रही होती है। I like this, ना आपने बहुत अच्छी तरह से इसको एलैबोरेट किया, वेरी गुड। ये खबर मैं भी बताने की कोशिश कर लेती हूँ, एलैबोरेट आप करेंगे, जिम्मेदारी आपकी है। अब फेसबुक भी अपने सारिफीन की मालूमात इकट्ठा करता है। आपको इस बारे में थोड़ा थोड़ा तो मालूमात है। हम आपको बता दें कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये इश्तिहारात के तौर पर बेहतर अंदाज में सारिफीन तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी जो भी आपका इंटरेस्ट है वैसा प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले किया जाता है। ये होता है ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ अगर सर्च की तो आप अगले दिन देखेंगे अच्छा उससे रिलेटेड हर चीज़ आपकी फीड में आ रही होगी। बंदा कहेगा यार इसको कैसे मालूम हुआ कि मुझे इसकी ज़रूरत है या मुझे ये खरीदने या मुझे सर्विस चाहिए। साफ करना चाह रहे थे तो ऐसा पहले नहीं था। यस, लेकिन अब है। फेसबुक की सेटिंग्स में आप जाएं, वहाँ पे एक फीचर है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। तो ये आपको बताएगा वो तमाम ऐप्स या वेबसाइट्स जो आपकी मालूमात फेसबुक को भेज रहे हैं। और अगर आप अपनी फेसबुक पर जो हिस्ट्री है उसे क्लियर कर सकें या करना चाहें तो उससे होगा ये, हाँ कर सकते हैं, उससे होगा ये कि बेचारा आपका डाटा नहीं जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये आपका डाटा कहीं इस तरीके से इस्तेमाल ना हो जाए, या अगर आपको लगता है और आप अनकंफर्टेबल होते हैं कि अच्छा जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ या मैं सर्च कर रहा हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है, अच्छा उसके कोई 100 इश्तिहारात मुझे ना आए, तो ये एक फीचर है जनाब, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। वेनेजुएला की बात करेंगे क्या? यस, वेनेजुएला की बात करते हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है यहाँ से। एक शख्स ने नकली टांग के साथ पूरे साउथ अमेरिका का चक्कर लगा लिया। किरण, हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट? ट्रैफिक हादसे में इनकी टांग ज़ाया हो गई थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने कहा कि जो लोग 2 पाँव से करते हैं मैं ऐसे करके दिखाऊंगा। और जब उन्होंने होम टाउन छोड़ा था तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ $30 थे। लेकिन फिर 57 साल बहादुर यासले खून जमा देने वाली सर्दी में भी आगे बढ़ते रहे, अपने सफ़र पर गामजन रहे, फोकस्ड रहे। और जिन इलाकों का उन्होंने सफ़र किया उनमें पहाड़ी सिलसिले भी शामिल रहे। उन्होंने हिम्मत फिर भी नहीं हारी। बस ड्राइवर यासले पैसे न होने की वजह से पहाड़ों पर सफ़र नहीं कर सके थे, लेकिन अब वो दूसरों के लिए मिसाल ज़रूर बन गए। बजट हो नहीं हो, अज़्म होना चाहिए, काम बन जाता है। देखिए, अब वो एक ऐसी स्टोरी बन चुके हैं कि जिनसे इंस्पायर ना हो तो गलत है। खैर, अमेरिका चलते हैं जी। यहाँ पर 16 साल लड़की ने 28 मील तक स्विमिंग की और जो उन्होंने उससे पैसे इकट्ठे किए $58,000 वो चैरिटी के लिए वो इकट्ठे कर रही थी। इन्होंने मैनहट्टन के गिर्द तैर कर चक्कर लगाए और वो कहते हैं कि वो 10 साल से स्विमिंग कर रही हैं और उनके लिए तैरना मुश्किल नहीं है। गर्मी बर्दाश्त करना थोड़ा सा ज़रूर मुश्किल था, लेकिन बहरहाल क्योंकि स्विमिंग उनकी हॉबी भी रही है तो उनके लिए ये मुश्किल नहीं था। और जो उन्होंने पैसा जमा किया उन्होंने मेगन मार्कल की NGO को दिया। और जो टारगेट है उनका वो यही जी, इंग्लिश चैनल इसको तैर कर वो तय करना चाहती हैं। ज़बरदस्त जी। और इसके लिए उन्हें थोड़ा सा ना फैमिली को मनाना भी पड़ रहा है कि मैं ये कर लूँ।
फैमिली को फोकस रखा, बच्चे को फोकस रखा। बच्चे की परवरिश बड़ा जिम्मेदारी का काम है। ये कितनी जिम्मेदारी का काम है, कितना इंपॉर्टेंट है, और आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते भले आप कहीं भी बैठे हो। अगर ये आपको सीखना है तो आपको न्यूजीलैंड का नजारा करना पड़ेगा। कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी पिक्चर वहां से आई थी कि ये हर जगह हम देख रहे हैं, हर शोबे में हम देख रहे हैं कि वो एक नई मिसाल सेट करते चले जा रहे हैं। न्यूजीलैंड पीछे नहीं है। अवामी मसाइल को सुनना इंतहाई अहम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है वालिदैन के लिए, उनकी अपनी जिम्मेदारी वो पूरी करना। तो न्यूजीलैंड के रुकने पार्लियामेंट, इन्होंने अपने नौमौलूद को जब वो 7 असेंबली में लाए तो वो भी आया, वो भी हाजिर था, उसकी भी हाजिरी लगी। यानी ठीक है, अवामी मसाइल पर नजर है, लेकिन साथ ही अपने बच्चे को भी करे, बेटू की नजर पापा पर है, और देखें खुद उन्हें फीडर पे ला रहे हैं। जबरदस्त, ये एक नई एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। और स्पीकर ने भी ट्वीट किया करने इससे मुतालिक। स्पीकर ने ट्वीट किया कि अमूमन स्पीकर की कुर्सी सिर्फ जो है ना प्रेजाइडिंग ऑफिसर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज उनके साथ एक वीआईपी कुर्सी पर मौजूद है कोई। यस, तो ये जनाब मनाजिर, कुछ तस्वीर वाकई बहुत वायरल भी हो रही हैं। ये वायरल भी हो रही हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हैं ना इसकी, ऐसी तस्वीर की, ऐसी फुटेज की कि जो आने वाले दिनों से मुताल्लिक ये हमारे रवैयों को बेहतर बनाएगी। मैं अगर आपको चाहूँ कि माजी में ले जाऊँ, बिल्कुल माजी में, मैं आपके साथ एक बड़ी खूबसूरत सी इन्फो शेयर करती हूँ खूबसूरत खातून से मुताल्लिक। नील की मलिका, दिलों की मलिका क्लियोपेट्रा, इनके ज़ेरे इस्तेमाल परफ्यूम कई सालों की रिसर्च के बाद बना लिया गया है। ऐसा हमने सुना था, पढ़ा था, देखा था कि क्लियोपेट्रा दिखती कैसी है, क्या उनकी रंगत थी, मेकअप करने का उनको शौक था और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ईजाद की थी। ये अफसाने की बात नहीं है, ये हकीकत थी। मार्क एंटनी दूर से पता लगा लेते थे, उनकी खुशबू सूंघ लेते थे। कैसे होता था ये सब कुछ कि जब जहाज साहिल पर नहीं पहुंचते थे और क्लियोपेट्रा की आमद के बारे में एंटनी को पता चल जाता था। तो अब ये राज हमने पा लिया है जनाब। खुशबू क्या थी वो जो उनसे भी पहले सफ़र करती थी, साइंसदान इस तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी हम ये समझने से कासिर हैं कि आखिर इस परफ्यूम का मरकज़ क्या था, वो बेसिकली आइडिया क्या था कि जिसकी इतनी तेज़ खुशबू थी। बहरहाल अब हमें इन सारी की सारी खबरों से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सारी दिलचस्प मालूमात थी जिसके बारे में हमने आपको बताया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम दूसरे मौज़ूआत को भी शामिल करेंगे। वालिदैन कितने परेशान हैं और इसके अलावा स्टूडेंट्स को क्या फ़िक्र है, ये सब अपनी जगह, लेकिन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। एक बच्चा जब घर में बैठा रहता है तो आप उसके हाथ में कोई गैजेट थमा दें, उसको टीवी के आगे बैठा दें, उसका दिल नहीं लगता। एक बच्चा उस वक्त खुशी महसूस करता है जब वो बाहर खेलने जाए। और कश्मीर के बारे में याद रखिएगा, ये तो खूबसूरत मैदानों, खूबसूरत बागात की ज़मीन है, ये तो वादी है जन्नत की। और यहाँ तो देखिए बच्चों के साथ में जुल्म नहीं तो क्या है, बच्चों के मुस्तकबिल से, उनके जहन से, उनके दिल से, उनके शौक़ से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। बच्चे घर में महसूर हैं, स्कूल नहीं जा सकते, खेलने नहीं जा सकते। जिसको आप कहते हैं ना, मैं और आप अपने घर में हम कोई चीज़ बच्चे को दिलाने ले जा रहे हैं, बच्चे इसके लिए भी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो गोली या गाली यही इनके हिस्से में आएगी। ये कर रहे हैं भारतीय, ये कर रहे हैं कातिल, मोदी कातिल, इसीलिए आप कातिल हैं। आप लोगों की जान भी लेते हैं और आप लोगों के अरमान का खून भी करते हैं, इसीलिए आप कातिल हैं। बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, सोचने की हिम्मत नहीं, सुनने का हौसला नहीं, बावजूद इसके सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कश्मीर का एहतजाज नहीं, इंसानों का एहतजाज है, पाकिस्तानियों का एहतजाज है। और किरण, द क्वेश्चन इज कि भारत इस सबसे हासिल क्या करेगा, उसका तो नुकसान होगा। अगर वो ये सोच रहा है कि इस तरह करने से, कर्फ्यू लगाने से, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम करने से, लोगों को घरों में महसूर करके, अद्वियात जिसकी किल्लत है जिस तरीके से वहाँ पे, जिस तरीके से लोग परेशान हैं, महसूर हैं घरों में, अगर भारत ये सोचता है कि इस तरह करने से वो अपने लिए कोई सेंटिमेंट्स पैदा कर सकता है, तो ये भारत की भूल है और इससे नुकसान होगा। खित्ते का तो हो ही रहा है और भारत को भी ये देखना होगा, ये सोचना होगा कि उससे उसका आगे चल के कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि आलमी बिरादरी आखिर कब तक खामोश रहेगी, क्योंकि इन बच्चों की आवाज़ है, ये दूर दूर तक जा रही है और ये सब सुन रहे हैं। लेकिन कहते हैं किरण, देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू एवरीथिंग। जिस तरह आपने कुछ देर पहले कहा कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, तो वाकई आज हम देखेंगे कि किस तरीके से मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम बुज़दिल अफवाज से जो तंग आ चुके हैं, वो कैसे नमाज जुमा के बाद कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि ऐसा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। और अगर हम दीगर ममालिक की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो वहां पर भी भारत के काले कवानीन के खिलाफ बड़ा एहतजाज आज होगा और ये सब देखेंगे।
आगे और जिक्र करते हैं मुल्तान का, जहां पर ट्रेन्स का शेड्यूल मुतासर है, जिसकी वजह से मुसाफिर परेशान हैं और वो इंतज़ार करते रह जाते हैं कि कब आएगी ट्रेन और कब वो रख्ते सफ़र बांधेंगे। तो कितनी बड़ी मुश्किल है इस रेलवे स्टेशन पर, ये जानने के लिए हम चलते हैं अपने नुमाइंदे राशिद हमीद की जानिब। ये बिल्कुल इस वक्त मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और ट्रेनों की आमद रफ्त में घंटों की ताख़ीर की वजह से जो मुसाफिर हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ट्रेनों की ताख़ीर के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो छः घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसके अलावा जो शाह हुसैन एक्सप्रेस है और कराची एक्सप्रेस है वो 3 घंटे, जबकि तेज़गाम एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है। और मुसाफिरों से हमारी बात है तो उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया के रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से और हुकूमत की जानिब से यही दावे किए जा रहे हैं कि ट्रेनें जो हैं वो मामूल के मुताबिक चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेनों की घंटों ताख़ीर की वजह से जो मुसाफिर उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना। और मुसाफिरों ने अपील की है इंतज़ामिया से कि जो ट्रेनों का जो शेड्यूल है उसको सही तरीके से बहाल किया जाए ताकि उनकी जो सफरी मुश्किलात हैं वो यहाँ पर कम हो सके। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मुसाफिर मौजूद हैं जो ट्रेनों की राह तक रहे हैं और इंतज़ामिया से यही अपील कर रहे हैं कि ट्रेनें जो हैं वक्त पर चलाई जाएँ ताकि उनका वक्त भी बच सके और वो आरामदेह सफ़र और सस्ते सफ़र से जो है वो मुयसर हो सके, उनको सहूलियात मुयसर आ सके। जी शुक्रिया राशिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे ट्रेन शेड्यूल मुतासर, और ये हर शहर की कुछ ऐसी ही कहानी है। लेकिन सवाल ये है कि जब बातें की जाती हैं ऐप से मुताल्लिक, जब बातें की जाती हैं कि सिस्टम अपग्रेड हो रहा है और हम तो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं अपनी मिनिस्ट्री में, तो अगर ये मालूम हो जाए कि अगर ट्रेन ताख़ीर का शिकार है तो कितनी ताख़ीर का शिकार है, अगर ट्रेन अभी नहीं आई तो कितने घंटे बाद आएगी, यही अपडेट कर दें उस ऐप में तो शायद मुसाफिरों को कुछ सहूलत मिल जाए। और सहूलत तो उस वक्त भी मिल सकती है अगर डैम बन जाएगा और फिर उसके बाद में हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। डैम फंड याद है आपको? इससे मुतालिक काफ़ी कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर और सवाल ये है कि जी क्या डैम फंड में कुछ गड़बड़ हुई है, क्या एहतियात हड़प कर लिए गए, पैसे जो दिए थे वो महफूज भी हैं कि नहीं। जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है आज कोशिश करते हैं कि इसकी हकीकत जान सकें, ये अफसाना है या क्या है। तो हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल। जुल्करनैन, अब तक डैम फंड में कितने पैसे इकट्ठा हो चुके हैं, आप क्या बता सकते हैं इस बारे में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 20 जून को नेशनल बैंक ने टी बिल्स में इन्वेस्ट किए 10 अरब और 74 करोड़ रुपए। उसके बाद जुलाई से लेकर अब अगस्त तक मजीद 14 करोड़ रुपए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के डैम फंड में मौजूद थे, जो कि पब्लिक की जानिब से जमा करवाए गए थे। उनको अदालती हुक्म के तहत टी बिल्स में इन्वेस्ट किया गया है और 12 सितंबर से ये जो तमाम रकम है, जो स्कीम है, इसकी मैच्योरिटी शुरू होगी टी बिल्स की, जो कि नवंबर तक जारी रहेगी। इस तमाम अरसे के दौरान अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मजमूई तौर पर 10 अरब और 88 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम है जो कि टी बिल्स में इन्वेस्ट की जा चुकी है। और अदालत का अपने हुक्मनामे में ये कहना था कि रकम को इन्वेस्ट करने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि जिस स्पीड के साथ करेंसी डी वैल्यू हो रही है, पाकिस्तानी रुपए की कदर इस तरह कम हो रही है, तो जो पब्लिक का पैसा है ये सुप्रीम कोर्ट के पास अमानत है, इसलिए किसी तौर पर इसको डी वैल्यू नहीं होना चाहिए और इसको इन्वेस्ट करने का मकसद ये है ताकि इससे जो मैच्योरिटी आएगी, जो फंड्स में इजाफा होता रहे और किसी भी तौर इसकी वैल्यू कम ना हो सके। अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा एक CMA नंबर 6155 के ऊपर बाकायदा हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन बहुत से जो लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी खासतौर पर एक प्रोपेगेंडा पूरा जारी है कि जैसे डैम फंड से 10 अरब रुपए गायब हो गए और किसी ने निकाल लिए या कोई अपने साथ ले गया। मुख्तलिफ लोगों के नाम भी लिए जाते हैं साबिक चीफ जस्टिस समेत कि वो अपने साथ ही सारा पैसा ले गए, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि फैक्चुअल पोजीशन ये है कि डैम का जो फंड है वो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के हुक्म के मुताबिक कायम किया गया था और सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच है, उसके हुक्मनामे के बगैर, उसके रिटर्न ऑर्डर्स के बगैर 1 रुपया भी डैम फंड से इधर उधर नहीं जा सकता। तो तमाम जो रकम है वो इस वक्त डैम फंड की वो महफूज है और नेशनल बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पर टी बिल्स में उसको इन्वेस्ट कर रखा है। इसके साथ ही साथ जो सिलसिला है डैम फंड में पैसों की आमद का वो जारी है। लोग अभी तक डोनेशंस दे रहे हैं और फंड्स आ रहे हैं। इस वक्त 1 करोड़ और 73 लाख रुपए से ज़ायद की रकम अभी इस वक्त भी मौजूद है डैम फंड के अकाउंट में और मजीद जो ही रकम आती जाएगी उसके साथ साथ उसको भी इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि उसके जो वैल्यू है करेंसी की वो कम ना हो सके। जी शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, बहुत शुक्रिया। ये फिर वही होने जा रहा था, आवाज़ किसी की सूरत मेरी, आवाज़ भी मेरी है। मैं आपको बता देती हूँ आजकल कुछ गोशवारे हैं कि जो सोशल मीडिया पर जो है ना वो शेयर किए जा रहे हैं और व्हाट्सएप किए जा रहे हैं और फेसबुक के ऊपर वो है कि भाई ये देखिए किस तरह से ग्राफ नीचे जा रहा है और ये देखिए कि पैसे यहाँ से निकल के चले गए, कहाँ चले गए, किसी ने शॉपिंग कर ली होगी, किसी ने कोट्स खरीद लिए होंगे, किसी ने जेब में रख लिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इक़दामात इस बात के किए गए कि करेंसी बड़ी तेज़ी से, ये देखिए ये है वो
जिसको शेयर किया जा रहा है। ये आप लोगों ने व्हाट्सएप पर, आपके पास भी आया होगा, लोगों ने अपना स्टेटस भी लगाया होगा। बाज लोग इतने ज़्यादा टची हैं इस मामले में, होना भी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन टची होने के साथ में थोड़ा सीरियस अप्रोच भी होना चाहिए। बाज़ लोगों ने इसको जो है ना वो इस तरह से हज़ार लोगों को फ्लोट किया, इस तरह से शेयर किया है। भाई इसके ऊपर मत जाए, थोड़ी तहकीक कर ले, क्योंकि डैम फंड अभी भी इसमें डोनेशंस आ रहे हैं, लोगों की अतियात आ रहे हैं, लोगों का अभी भी इसमें भरोसा है, उस भरोसे को ख़राब नहीं करें। इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है कि पाकिस्तान में डैम्स हों। आपको पता है आबी जारहियत भारत कर रहा है, पहले वो आपका पानी आपको देते नहीं है, जो आपके हिस्से का, जो पाकिस्तान का हक पानी है, और फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, वो धड़ाधड़ डैम पे डैम बना रहे हैं, और उस वक्त वो करते हैं, उस वक्त वो पानी वहाँ से रिलीज करते हैं जब उन्हें पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना होता है, और इसका बाकायदा कोशिश। एक अपडेट आ गई है मेरे पास, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है मेरे पास, सुप्रीम से अरशद मलिक जज, वीडियो स्कैंडल का ये मामला था और इसका फैसला सुना दिया गया है। पहले इसके ऊपर ही अच्छा खासा इस पर शोर था, और ये था कि अब इसका फैसला सुनाया जाएगा, तो कब, 9 बजे का वक्त था, फिर 9:30 बजे का वक्त था, और अब ये फैसला सुना दिया गया। इसका बैकग्राउंडर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक मुतनाज़ वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सामने आती है, और फिर उसके बाद में इस पर तहकीक शुरू हो जाती है। फॉरेंसिक हो कि ना हो, मामलात आगे बढ़ते रहे, बहसें होती रही, और अब इस सिलसिले में मिसकंडक्ट इन पर साबित हो गया। जज अरशद मलिक वीडियो केस, फैसला इसका आ गया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इसी सिलसिले में। जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुल्करनैन इकबाल, जो फैसला महफूज किया गया था वो सुना दिया गया है, डिटेल्स दीजिएगा इस फैसले से मुताल्लिक। श्वेत, चीफ जस्टिस ने आकर जो फैसले की चंद मुख्तसर लाइनें हैं वो पढ़ के सुनाई है, जिसमें उनका कहना था कि अदालत के सामने दरखास्तों में 5 इश्यूज आए थे, जिनमें सबसे पहला इशू ये था कि कौन सा फोरम है जो नवाज शरीफ के हवाले से इस वीडियो जो सामने आई है इसको देखेगा, इसका जायजा ले सकता है। दूसरा इशू फैसले के मुताबिक ये था कि इस वीडियो को सच्चा कैसे साबित किया जाएगा, और तीसरा इशू इस केस में ये सामने आया था फैसले के मुताबिक कि इस वीडियो को कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जेन्युइन और काबिल कबूल शवाहिद के तौर पर कैसे साबित किया जाएगा। और चौथा इशू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस केस में ये था कि इस वीडियो को केस किस तरीके से जेन्युइन साबित करके और किया जाएगा, और इसका असर क्या होगा नवाज शरीफ के केस में। और पांचवा इशू इसमें जज अरशद मलिक के कंडक्ट के हवाले से था कि उनका क्या कंडक्ट ऐसा था कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है या नहीं। चीफ जस्टिस ने ये 5 इश्यूज पढ़कर सुनाया अदालत में, साथ ही कहा कि इन तमाम इश्यूज के ऊपर एक तफसीली जजमेंट लिखी है जो थोड़ी देर में वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी, और उसको पढ़कर फिर नतीजा अखज़ किया जाएगा कि क्या जो फैसला अदालत हतमी तौर पर किस नतीजे पर पहुंची है इन तमाम इश्यूज के हवाले से। मुझे 5वां पॉइंट फिर से बताइएगा, 5वां इशू, 5वां पॉइंट प्लीज एक बार फिर बता दीजिएगा। 5वां पॉइंट किरण जज अरशद मलिक के कंडक्ट का था, क्या उनका कंडक्ट ऐसा था जो जैसा एक आम जज का होता है, और या फिर जज को इस किस्म का कंडक्ट रखना चाहिए कि वो सजा जिनको उसने सजा दी हो उन्हीं मुल्जिमान के घर जाके उनसे मिले और उम्रे पर जाकर उनके बच्चों से मिले। तो ये 5वां इशू था जिसके हवाले से अदालत ने कहा है कि हमने तफसीली फैसला लिखा है कि जज अरशद मलिक के कंडक्ट के हवाले से, जैसा कि चीफ जस्टिस समाअत के दौरान भी इशारा दे चुके थे कि उनके कंडक्ट का फैसला लाहौर हाई कोर्ट ही करेगी, इसलिए 5वें इशू को भी उन्होंने इसमें हाईलाइट किया है। और अब देखना यह है कि तफसीली फैसला जो तहरीरी तौर पर जारी किया जाएगा फिर कुछ देर के बाद, उसमें अरशद मलिक के हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई आनी रहती है। हमारे साथ ही रहिएगा। जुल्करनैन, 5 पॉइंट्स थे कि जिनके बारे में इब्तिदाई तौर पर बताया गया है कि इन 5 निकात के ऊपर मामले को देखा गया। कौन सा फोरम है जो इस वीडियो को देखेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, वीडियो सच्ची है कि नहीं, कैसे इसको साबित करे, काबिल कबूल कैसे साबित करे, इसका असर नवाज शरीफ साहब के केस में कैसा, और जज का कंडक्ट, ये भी देखा गया, और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसका जनरल इम्पैक्ट जो है जुडिशल सिस्टम या जुडिशरी पे। और उसके बाद उन्होंने अरशद मलिक के हवाले से कहा कि उस हवाले से भी हमने अपने फैसले में मामलात को उठाया है। बुनियादी तौर पे हमने तो ये बात यहाँ गुजारिश की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जितना क्रिमिनल साइड है या इलेक्ट्रॉनिक एरिया है या कैमरा है या बाकी जिस कदर कवानीन इसमें मुतल्लिका हैं वो अपनी जगह, असल मसला ये है कि इन वीडियो की जारी करने से किस हद तक जुडिशरी और जुडिशल सिस्टम अंडर अटैक आया। मेरा नुक्ता नज़र ये था कि बुनियादी तौर पे जुडिशरी को मेलाइन किया गया, उसकी हैसियत को मुतनाज़ा बना दिया गया, उसकी इंटेग्रिटी को मशकूक बनाने की कोशिश की गई,
और ये एक प्री डिटर्मिन्ड साजिश थी हमारे नुक्ते नज़र से। ये सारी सूरत हाल जो है इस पे आप देखते हैं जजमेंट जब आए तो क्या सूरत हाल सामने आएगी। बाहर सूरत हम ये समझते हैं कि डिस्पोज ऑफ तो इसको कर दिया गया, लेकिन जजमेंट देखने के बाद हम इस पे गौर करेंगे क्या इस सिलसिले में जजमेंट पे ही इन्हिसार कर लिया जाए या फिर ये कि इसमें फर्दर कोई प्रोसीडिंग जो है आइन और कानून के मुताबिक की जाएं या ना की जाएं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं वकला गुफ्तगू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, और क्योंकि अभी तहरीरी फैसला आना है और उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या डिटेल्स हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील अकराम चौधरी साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कुछ इंतज़ार करना है, ज़ाहिर जब तहरीरी फ़ैसला आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि अब क्या करना है। आया कि जो तहरीरी फ़ैसला है वो इट्सेल्फ इनफ है या कि उन्हें किसी और फोरम पर जाना है या इसको भी आगे लेकर चलना है इस मामले को। तो इस अहम मामले पर हम नज़र रखे हुए हैं क्योंकि आज ये बड़ा फ़ैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन तहरीरी फ़ैसला अभी आना बाकी है। हम बढ़ते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर मौज़ूआत और इस मौजू पर भी मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्वेटा आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे बागात हैं जहाँ पर अंगूर की बेलें 100 साल पुरानी हैं और आज भी यहाँ पर फल लगता है और उस फल की लज़्ज़त और मिठास इसके क्या है कहने के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और कई ममालिक में इन्हें बरामद भी किया जाता है। क्वेटा के इन मुनफरिद अंगूर के बागात इसी से मुतालिक बता रहे हैं आसिम खान। जिस वक्त हम मौजूद हैं कोयटा के नवाही इलाके कमरानी रोड पर, जहां पर सैकड़ों एकड़ अराजी पर अंगूर के बागात मौजूद हैं। ये अंगूर जो हैं वो अपनी लज़्ज़त के बायस इंतहाई मकबूल हैं। ना सिर्फ पूरे मुल्क में इनकी मांग है बल्कि दीगर कई ममालिक में भी यहाँ से ये अंगूर जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस वक्त भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कटाई का अमल यहाँ पर जारी है। तकरीबन कई सौ एकड़ जो अराजी है यहाँ पर, जहाँ पर ये अंगूर उगाए गए हैं। इनकी एक और ख़ास बात ये कि यहाँ पर ऐसे दरख्त भी मौजूद हैं जो कई 100 साल पुराने यानी 100 साल से 125 साल पुराने यहाँ पर दरख्त भी मौजूद है। हमारे साथ नसीबुल्लाह मौजूद है, वो इस वक्त कटाई में मसरूफ़ है। अच्छा बताइएगा क्या वजह है कि यहाँ के जो अंगूर हैं वो खासे मकबूल हैं, क्या इनमें ख़ास बात है? मिसाल ऐसे इधर दरख्त भी मौजूद है 100 साल से पुराने हैं, 125 साल से पुराने हैं। अंगूर भी बहुत मीठे हैं, मिसाल जायका बहुत अच्छे है। जायके में भी मिसाल कई बैरून मुल्क भी जाते हैं। मिसाल हम लोग काटन भी करते हैं, पंजाब के लिए भी करते हैं। आजकल मंडी सस्ते हैं, मिसाल इधर हम लोग के लिए फ़ायदे बहुत है। अच्छा, किस वक्त आप शुरू करते हो कटाई और कब तक जारी रहती है? मिसाल हम लोग सुबह तो नमाज पढ़ के 6 बजे आते, फिर मजदूर नाश्ता वाश्ता करके रोटी मिसाल चाय में पी के फिर इंशाल्लाह 7 बजे 7:30 बजे कटाई शुरू होते। 12 बजे कभी 1 बजे, कभी ग्राहक ज़्यादा होते 2 बजे 1 बजे आखिर कटाई होती है। तो ये कटाई मांग के हिसाब से होती है, किस तरह करते हैं? जी हाँ, मन के हिसाब से होते हैं। वो जो ग्राहक के हम लोग को कभी कभी फ़ोन करते हैं, मिसाल अभी सुबह ले जाते हैं, फिर रात तक इसके कुरान हो गया, मिसाल सेल हो गया, फिर हम लोग को बोलते हैं कि भाई 50 मन 40 मन कभी 30 मन कटाई करते हैं। जी बिल्कुल, आपने नसीबुल्लाह की बात सुनी। डिमांड के हिसाब से यहाँ पर कटाई का अमल किया जाता है। सुबह सवेरे ही ये कटाई शुरू कर दी जाती है जो दोपहर तक जारी रहती है। बड़ी तादाद में यहाँ पर मजदूर हैं जो काम करते हैं और कटाई के इस अमल में हिस्सा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। एक अपडेट है शुगर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए और ये बहुत अच्छी है। पाकिस्तानी और बरतानवी माहिरीन ने शक्कर से बनी ऐसी ड्रेसिंग बनाई है जो शुगर के पेशेंट्स में सही ना होने वाले ज़ख्मों को ठीक करेगी और मुमकिन तौर पर उन्हें आज़ा की महरूमी से बचा भी सकेगी, ये भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, ये देखते हैं कि जब शुगर पेशेंट को अगर कोई ज़रा सा कुछ सुई भी चुभ जाए, ज़रा सी कोई चोट लग जाए, वो ज़ख्म भरता नहीं है, गैंग्रीन्स हो जाती हैं और वो इतनी उनकी हालत ख़राब हो जाती है कि सम टाइम लिम्स काटने पड़ते हैं। और ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसके कामयाब तजर्बे हुए हैं, चूहों पर ये तजर्बे किए गए हैं और ये जो तिब्बी तहकीकी जरीदे में शाया भी की गई है। और मुहक्किकीन ने पहले दुनिया भर में ज़्याबतीस के ज़ख्मों पर आम इस्तेमाल की जाने वाली ड्रेसिंग इस्तेमाल की थी और उसके बाद माहिरीन ने 2-डीऑक्सी-राइबोस को इस पट्टी के फाने पर लगाया था और माहिरीन ने पहले चूहों को शुगर का मरीज़ बनाया था और उसके बाद उनमें गहराई तक ज़ख्म लगाया और फिर अगले मरहले में ये स्पेसिफिक पट्टी उनके ज़ख्मों पर लगाया और देखा कि किस तरीके से वहाँ पर ज़ख्म भरना शुरू हो गए, तेज़ी से भरना शुरू हो गए, बल्कि
जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी नज़र आने लगी, यानी ज़ख़म भरना ये जल्दी से हो जाए ये एक अहम मामला होता है ज़ियाबतीस के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है ज़ख्मी नहीं भर रहा होता है, इसलिए मामला बिगड़ रहा होता है। एक और अहम खबर है, अब लिटरेचर हो या फिर ऑडियो या वीडियो मवाद, अगर किसी के पास में कोई ऐसी चीज़ है कि जिस पे क्वेश्चन होना बनता है तो होशियार, खबरदार। बल्कि गवाह की गैर मौजूदगी में भी पुलिस के माल बरामद करने को अगर किसी ने हल्का समझा तो गलत होगा। पुलिस की अपनी गवाही ही इस सब के लिए काफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि नफरत अंगेज मवाद फैलाना ही नहीं, रखना भी जुर्म है, और कानून के मयार पर पूरा उतरती हो तो मुजरिम को सजा दिलाने के लिए खुद पुलिस की गवाही भी काफ़ी नहीं। एक पुलिस एहलकार अगर जाए और वो देख ले और वो गवाही दे दे तो वो इट्सेल्फ इनफ है। जस्टिस काजी अमीन के तहरीर करदा फैसले में पुलिस की गवाही काबिल इन्हसार ना होने से मुताल्लिक दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ यकसर मुस्तरद किया गया है और करार दिया गया है कि पुलिस एहलकार भी उतने ही अच्छे गवाह हो सकते हैं जितना कि कोई और हो सकता है। तो अदालत के इस बड़े फैसले पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कानूनी माहिर फातिमा खान ने। फातिमा, थैंक यू। फातिमा, बेशतर केसेस में हम देखते हैं कि जाली केसेस बनाती है और जो तफ्तीश का तरीक़ाकार है उस पर भी सवालिया निशान होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे फैसले में इस फैसले की आड़ में मामलात गलत समझ जा सकते हैं? और दूसरा ये कि ये जिस केस की हम बात कर रहे हैं ना, ये इन मामलात से कैसे डिफरेंट था, थोड़ा सा ये भी अगर आप एक्सप्लेन कर सके तो। जी, थैंक यू प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। इस केस के हवाले से ये वैसे एक बहुत बड़ी जजमेंट है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी हो जाएंगी, क्योंकि इससे पहले ये एक माइंडसेट है कि पुलिस ऑफिशियल्स जो होते हैं दे आर नॉट सिंसियर, या कह सकते हैं कि वो घुमा फिरा के केस बना लेते हैं, झूठे फेक केसेस, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन देखें, लॉ हमेशा जो है वो कॉमन सेंस पे होता है, बेस्ड होता है। अभी इस जजमेंट में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कानून में ना लिखी गई हो। कानून में जी कोई भी विटनेस हो सकता है, कानून में एनी पर्सन का वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये कोई नई बात नहीं है अगर इस जजमेंट में इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया गया है। लेकिन इससे ये होगा कि और भी बहुत सारे केसेस हैं जिन पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी फातिमा, जिस तरह आप कह रही हैं कि ये तो सिर्फ फोकस इस बात पर कर लिया गया, अदरवाइज ये पहले से लिखा गया एनी पर्सन कैन यूटिलाइज। मुझे ये बताएं कि एक रिसेंट इंसिडेंट था राना सनाउल्लाह से मुताल्लिक, आपको भी याद होगा। मुझे बताएं कि उस केस में जब कहा यह जा रहा है, हो सकता है कोई और सबूत हो, बट कहा यह जा रहा है कि और कोई सबूत नहीं, लेकिन जिन्होंने कार्रवाई की है वो उनके पास शवाहिद हैं, तो वो इटसेल्फ काफ़ी है। देखें, हर केस जो है ना, ये जितने भी केसेस हैं ये सारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर डील किए जाते हैं, लेकिन हर केस की नौयत डिफरेंट होती है, हर केस के हकायक अलग होते हैं। अगर आप राना सनाउल्लाह केस की बात करें, बहुत हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन फैक्ट्स जो हैं उसके डिफरेंट हैं। इस केस की जो हम बात करें, जिसका भी जजमेंट आया है, इसके फैक्ट्स और हैं। हर केस में फैक्ट्स भी देखे जाते हैं, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस भी देखी जाती हैं, और केस मेरिट पे डिसाइड किया जाता है। तो एक केस को दूसरे से जोड़ना या मिलाना या कंपेयर नॉट राइट। हाँ, ये केस एक प्रेसिडेंट बन के यूज़ किया जा सकता है राना सनाउल्लाह के केस में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस केस में जज इसको इसी की बेस पे कोई जजमेंट दे दे। लेकिन फातिमा, ऐसा होता तो है, फातिमा ऐसा होता तो है कि अक्सर केसेस में हवाला दिया जाता है कि फलां कोर्ट में फलां केस था और उसमें ये जजमेंट थी और ये रिमार्क्स थे। मैंने वही कहा है कि पेश ज़रूर किया जा सकता है एज अ प्रेसिडेंट, उसको ज़रूर उस अदालत में बताया जा सकता है, कोर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये जज की डिस्क्रेशन होती है कि वो उसकी बेस पे फैसला दे। हाँ, वो बाउंड है बिकॉज इट्स अ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, कोई छोटी अदालत का डिसीजन नहीं है। बाइंडिंग ज़रूर है छोटी कोर्ट्स पे, लेकिन फिर भी जिस केस में जो केस होगा उस कोर्ट का जज ही फैसला करेगा और ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस फैसला करेगा, उस पर कोई बाइंडिंग नहीं है। और जितनी तेजी के साथ में, फातिमा बाद में मुकम्मल कर लें, जितनी तेजी के साथ में मुख्तलिफ केसेस को निपटाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जजमेंट्स आ रही हैं, उसके बाद में कम अज़ कम हम ऐसे दौर में तो खड़े हैं कि जब हेट स्पीच हो गई, जब स्मगलिंग हो गई, जब ड्रग्स का मामला हो गया, बच्चों के अब्यूज़ का मामला हो गया, कत्ल खून का मामला हो गया, तो इसमें हम वाज़े फैसले भी देख रहे हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, हमारे पास हाई प्रोफाइल इतने केसेस हैं कि छोटे केसेस की तो बात ही ना करें।
लेकिन बात वहीं पे आके खड़ी हो जाती है कि अगर पुलिस ऑफिशियल्स की विटनेस को जो है वो इस तरह से अलाउ किया गया और उसको अप्रिशिएट किया गया है, लेकिन प्रॉब्लम हमारा मेरे ख्याल में एज फार एज आई बिलीव कि वो ये है कि हमारा निज़ाम ख़राब है। देखें, लॉ तो हम नहीं बदल सकते, लॉ तो एक सोसाइटी को करेक्ट करने के लिए होता है और पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। इसी तरह से सोसाइटी ठीक होती है, इसी तरह से प्रेसिडेंट्स आते रहेंगे तो सोसाइटी में शायद थोड़ी बेटरमेंट आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम हमारे निज़ाम में है, लॉ में कोई खराबी नहीं है। जी फातिमा, बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थी और इससे गुफ्तगू कर रही थी। अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे स्नूकर चैंपियन से कि उसने किसको पिछाड़ा है। सिर्फ यही बात करेंगे? नहीं, बहुत सी बातें करेंगे। हम एक 3D आर्टिस्ट की बात नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, 3D आर्टिस्ट और अगैमी, उसकी बात भी करेंगे और लियारी की बात भी होगी। यस, ये जो हम आपको कुछ मनाज़िर दिखा भी रहे हैं कि ये मसनूई हाथ जो लगाए हैं कि क्या वाकई ये उसी तरीके से काम करते हैं जैसे कि असल में जो आपके लेंस होते हैं वैसे, और ये 5G है क्या, इस पर भी करेंगे बात, लेकिन ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद और आपको लेकर चलते हैं कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के और उसकी तकरीबात की जानिब के रात गए, वहाँ पर ज़ायरीन आते रहे और वहाँ पर क्या माहौल है, और जो लोग आ रहे हैं मनते मुरादें लेकर, जो दुआएं मांगने वहाँ पर आ रहे हैं, उनसे मुतालिक हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सलमान अहमद ने। सलमान, उर्स की तकरीबात, इससे मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के 1289वें उर्स की तकरीबात की 3 रोज़ा जो तकरीबात हैं उसका आज दूसरा रोज़ है और यहाँ पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन मुल्क भर से यहाँ पर आते हैं और कैमरामैन शाहिद बलोच दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर मज़ार पर जो है वो हाज़िरी देते हैं ज़ायरीन, और यहाँ पर चादर चढ़ाई जाती है, फूलों की चादर चढ़ाई जाती है और यहाँ पर मन्नतें मुरादें लेकर लोग बड़ी दूर से यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें जो है वो यहाँ पर मांगते हैं। इसके अलावा दुआएँ यहाँ पर की जाती हैं और यहाँ पर कुछ ज़ायरीन भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या मुरादें यहाँ पर लेकर आएँ और क्या उनका अक़ीदा है। क्या कहेंगे जी? हम हाफिज़ाबाद से आए हैं, पंजाब से। हर साल इधर आते हैं और औलिया अल्लाह में बड़ा नाम है इनका, अपनी मन्नतें मांगते हैं, अल्लाह पूरी करता है। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं अल्लाह के। अच्छा, आप क्या बताएँगे कि कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे? जी मैं लाहौर से आया हूँ और इस वलीउल्लाह का नाम बहुत सुना था कि ये अल्लाह पाक के बहुत करीब हैं, नेक बुज़ुर्ग हैं, तो इस दिल तय के साथ आए हैं कि अल्लाह पाक हम भी उसके मज़ार पे जाते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमारी मुराद ज़रूर पूरी करेगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो इनकी यही मन्नतें होती हैं, मुराद ज़रूर पूरी करेगा। अगर यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर ख़वातीन के लिए भी ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है, ख़वातीन यहाँ पर पहुँचती हैं और यहाँ पर जो है वो दुआएँ मांगी जा रही हैं। आप देख सकते हैं कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरी साइड पर चलें तो वहाँ पर भी जो है वो महफ़िल समा का इनकाद किया जाता है और मारूफ़ नासख़्वा और कव्वाल तीनों रोज़ यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर जो है वो जो हाज़रीन होते हैं, जो ज़ायरीन होते हैं, उनके सामने जो है वो नासख़्वानी जो है नासख़्वानी पेश की जाती है। इसके अलावा जो कव्वाल हज़रात हैं वो अपनी कव्वाली यहाँ पर पेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो नासख़्वानी का सिलसिला जारी है, लोग ज़िक्र कर रहे हैं और नात पढ़ रहे हैं और दुआएँ कर रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है वो यहाँ पर तीनों रोज़ तक इसी तरह जारी रहता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो है वो हाज़रीन तो अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं, जो ज़ायरीन हैं मुल्क भर से आए हुए, उनके लिए जो है वो यहाँ पर लंगर का भी ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है और लंगर के साथ साथ यहाँ पर जो अगर बात की जाए, क्योंकि मुल्क भर से जो ज़ायरीन आते हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, तो मज़ार के अतराफ़ में जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं और मज़ार के चारों अतराफ़ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है जो कि सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और औकाफ़ के जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से यही बताया गया है कि सहूलियात के हवाले से जो है वो अहम इक़दाम किए गए हैं ताकि ज़ायरीन को और जो यहाँ पर आने वाले शहर भर से जो लोग हैं, जो मुल्क भर से आने वाले जो ज़ायरीन हैं, उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी सलमान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे मज़ार में जो तकरीबा और उसकी तकरीबात हैं उससे मुताल्लिक। बढ़ते हैं आगे और एक सवाल उठाते हैं। वो सवाल ये है कि अनवांटेड गेस्ट कराची में आजकल बहुत ज़्यादा कहाँ से आ गए हैं कि हर घर में पहुँच रहे हैं हर घर में ये अनवांटेड गेस्ट पहुँच चुके हैं और लोग अब नमक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पता नहीं स्प्रे कर रहे हैं, ये मेहमान भाग नहीं रहे। हम बात करें मक्खियों की
कि इतनी मक्खियां कहाँ से आई हैं ये मक्खियां, क्यों नहीं जा रही हैं ये किसने भेजी हैं ये मक्खियां और कौन इनको निकालेगा हमारे घर से, क्योंकि इन मक्खियों ने जीना अजाब कर दिया भाई। अब तो मेरी जो छोटी सी बेटी है वो भी पकड़ के ना कपड़ा मक्खियों से कहते फ्लाइज गो अवे। पहले मसाइल के डेरे, 12,000 लोग बीमार, 12 लाख मक्खियां। वैसे ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कि आप मरीजों को गिन लें या आप मक्खियों को गिन लें, जिसने भी क्या बड़ा टैलेंट का मुजाहरा किया है। अब हम सफाई को तरस रहे थे, रो रहे थे, और ऐसे में ये धड़ाधड़ मक्खियां, हर तरफ से इनकी भिनभिनाहट, क्या ये सरकार के कान तक पहुंची? हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, पहले तो हम कह रहे थे इस पानी को सुखाया जाए, इस कचरे को उठाया जाए, अब हम ये कहने पर मजबूर हैं इन मक्खियों को भगाया जाए। क्या कर रही है साईं सरकार? जी बिल्कुल, साईं सरकार ने मक्खियों के हवाले से स्प्रे कराने का महकमा बल्दियात को हिदायत जारी की है। वज़ीर-ए-आला सिंध के जो तर्जुमान है मुर्तज़ा अवाब, उनका कहना है कि महकमा बल्दियात को क़ासिदी तौर पर जो है वज़ीर-ए-आला सिंध ने खास हिदायत दी है कि जिन इलाकों से अब कचरा उठा, इस वक्त मक्खियों का आज़ार है और शहरी मक्खियों से परेशान है। तो मक्खियाँ न सिर्फ शहरियों को परेशान कर रही है बल्कि हुक्मरानों को भी परेशान कर रही है। तो इस सिलसिले में अब जो है फ्यूमिगेशन स्प्रे कराने का फैसला किया गया है और कुछ रोज में ये स्प्रे शहर के अल्लाह करे ऐसा ही हो। संजय, जैसा आप कह रहे हैं, पर मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि अहकामात जारी कर दिए गए हैं और महकमा बल्दियात को कहा गया है जिसने कचरा नहीं उठाया, जिसने अपना पहले वाला काम नहीं किया, वो ये नई जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? सिंध हुकूमत का ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन इलाकों में हमारे पास 2 DMCs हैं वहाँ से हम कचरा उठा रहे हैं। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपना काम कर रही है और ये जो मक्खियों वाला मामला है इस पर महकमा बल्दियात को खास हिदायत दी है कि वो मक्खियों मारे। सिंपल सी बात है संजय, कचरा साफ कर लें, सफाई का निज़ाम बेहतर करें तो मक्खियाँ तो खुद ब खुद ही चली जाएंगी, क्योंकि गंद है इसलिए मक्खियाँ हैं, उनकी अफजाइश यहाँ पर हो रही है। बट आई विश एंड आई होप कि फ्यूमिगेशन हो और इतनी हो कि फिर ये मक्खियाँ वाकई यहाँ से चली जाएं। थैंक यू, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अच्छा, मैं ये कह रही थी इसके ऊपर बड़े दिलचस्प किस्म के पोस्ट हैं सोशल मीडिया पर ना, लोग एक दूसरे से मक्खियों के बारे में पूछ भी रहे हैं। बहरहाल अभी तक तो शहरियों को ऐसे ही लगता है कि मक्खियाँ मारी जा रही हैं, मक्खी को उड़ाने के लिए फ्यूमिगेशन करवाई जा रही है। ये बहुत दुरुस्त आपने पॉइंट रेज किया, मक्खियाँ मारी जा रही हैं। मक्खियाँ मार रहे हैं बस ये। हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और मक्खियाँ मार रहे हैं। एनीवेज, आपको खबर देते हैं ब्राज़ील से। ब्राज़ील में वाक़ई अमेज़न का जंगल, यहाँ पर 18 दिन से जो आग लगी है उसने शिद्दत इख्तियार कर ली और माहौलियात के साइंसदानों ने ख़तरे की घंटी बजा दी कि अगर इस आग पर जल्द काबू ना पाया गया तो ये मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ जो हम जंग लड़ रहे हैं उसको एक तबाहकुन धचका लग सकता है। ये तारीख की सबसे बड़ी आग है और कुर्रा अर्ज़ पर सबसे बड़े जंगल में लगने वाली आग है। इसका नुकसान इसलिए भी ज़्यादा है। ब्राज़ील में कायम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च की जानिब से कुछ तस्वीर जारी की गई हैं, उससे भी ये साबित होता है कि ये कितनी हौलनाक आग है। जंगलात में आग के फैलने का जो तनासुब है ना, वो ख़तरनाक हद तक तेज़ है। इस इदारे की जानिब से जारी की गई जो मालूमात हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक रवा साल ब्राज़ील के जंगलात में 72,843 बार आग लग चुकी है, जो कि गुज़िश्ता साल की निस्बत 80% से भी ज़्यादा है। और ये अब तक की सबसे बड़ी आग है, तारीख़ की सबसे बड़ी आग है, ये तो फैक्ट है ही। और इस वक्त जो सिचुएशन है किरण ब्राज़ील की, वहाँ पे दिन में भी रात का समय है कि जिस तरह ओवरलैप कर लिया है जो यहाँ पर धुआं है और 17-18 दिन से लगी ये आग, अगर इस पर वाकई काबू ना पाया गया तो ये जो हमारी एनवायरनमेंट है, जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान, उसको मज़ीद नुकसान होगा। तो लियारी वालों को कचरे ने, गंदगी ने, ताफुन ने परेशान कर रखा है और हम मुतासरा इलाकों में गए और उसकी निशानदेही हम कई दिनों से कर भी रहे हैं कि ये और ये हैं वो इलाके जहां पर मसाइल हैं। लेकिन ज़रा एक नज़र करम इधर भी सर कर दीजिए। चेयरमैन DMC साउथ ने ये तो कहा कि जी मैं जानता हूँ ये फूलपत्ती लेन, ये आगरा ताज, ये बिहार कॉलोनी, ये जगह वो जगह मसाइल हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ, काम हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त दे दें, 1-2 माह और दे दें, काम हो जाएगा। ये उन्होंने कहा था। ऐसा कहा? यस, थोड़ा सुन लेते हैं जो उन्होंने कहा था। हिंगोराबाद हो गया, जुमा बलोच रोड हो गया, इसके बाद न्याजी चौक, खड्डा मार्केट। अच्छा हाँ, न्याजी, वही मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, न्याजी चौक है। ठीक है, न्याजी चौक में थोड़ा सा लो लाइंग एरिया वो वहाँ है मसला।
अच्छा उसके बाद आप जाएं तो लियाकत कॉलोनी खड्डा, ठीक है, ये यहाँ मसला है। अच्छा वहाँ वो रोड बन रहा है, सीवरेज की लाइन हमने नहीं डाली है। इंशाल्लाह हम यकीन से मैं कह सकता हूँ कि अगले महीने 1.5 महीने में हालात बेहतर हों। जनाब ये थी सिचुएशन। तो हम तो करते हैं जी पूरी बात, लियारी को पेरिस तो बना दिया गया, कई जो है ना वो सदियों पुराना पेरिस। 2 रोज़ पहले डीएमसी साउथ ने दावे भी किए थे, हमारे पहुंचने से पहले सफाई के लिए टीम्स भी आ गई थी, लेकिन क्योंकि हमको आदत है पूरा काम करने की, आधी बात ना करने की ना बताने की, तो चलिए काम पूरा किए देते हैं। समा के नुमाइंदे की तरफ चलते हैं। हाँ, लेकिन जाहिर है किरण, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो जो उनके लिए साफ इलाका था, जो उनके घर के सामने की सड़क थी उन्होंने वो हमें दिखाई। लेकिन क्या वाकई लियारी 70 से 80% साफ है? क्या वाकई वहां पर काम हुआ है? हम दोबारा गए और हम बार बार जाएंगे। अभी चलते हैं, खुर्शीद आलम वहीं पर मौजूद हैं। खुर्शीद भाई बताएं, लियारी क्या वाकई 70 से 80% साफ है? जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी में। पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाने वाला ये इलाका कितना साफ सुथरा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रोड पर मैं मौजूद हूँ, जो लियारी की सबसे मरकजी सड़क समझी जाती है। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी आपको दिखा रहे हैं, इस सड़क पर गंदा पानी मौजूद है, कीचड़ मौजूद है। वाज़ेह रहे कि ये बारिश का पानी नहीं है, ये उससे पहले का जमा गंदा पानी है, और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली की वजह से ये गंदा पानी इलाके के लोगों के लिए अजाब बन चुका है। ये कीचड़ भरी गलियां, ये ख्वाब भरा रास्ता इस बात की अक्कासी कर रहा है कि इसको साफ़ नहीं किया गया, और जो मुतल्लिका महकमे इसको साफ़ करने के ज़िम्मेदार हैं वो कहीं ख्वाब गफलत के मज़े ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने दावा किया था कराची को और ख़ास तौर पर लियारी को पेरिस बनाने का, बिल्कुल सही दावा किया था। यह वाकई पेरिस बन चुका है। कीचड़ और गंदे पानी से अटी हुई ये सड़कें और गलियां। लियारी में ये जो गंदगी है, यकीनन इसमें और लंदन में किसी ज़माने में हमने पढ़ा किताबों में कि गंदा पानी होता था, कीचड़ भरी गलियां होती थीं, लेकिन ये शायद वो वाला पेरिस बनाया गया है लियारी को, जहाँ पर यह सूरत हाल है। क्योंकि लियारी किसी एक सड़क का नाम नहीं है कि जिसको साफ़ करके आप ये बता दें कि लियारी साफ़ हो गया है। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में ये कचरा, गंदा पानी, गटर का पानी, कीचड़, टूटी सड़कें, ये हुकूमती नाअहली का सबूत भी हैं, और ये बता रही है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी भी वो पूरी दिलचस्पी नहीं है। ये तो है इस सड़क की सूरत हाल। अल्फरा रोड पर भी ये सूरत हाल है, आगरा ताज में भी यही सूरत हाल है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लियारी जनरल अस्पताल के अतराफ़ क्या सूरत हाल है। आइए हम आपको वहाँ लिए चलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अब ये है मेन टैनरी रोड, लियारी का एक और अहम तरीन इलाका, और मेरे पीछे जो गलियाँ हैं वहाँ पर भी गंदा पानी है और कीचड़ है। और एक बार फिर कैमरामैन मजहर आपको दिखाएंगे लियारी जनरल अस्पताल, नर्सिंग स्कूल, और यहाँ पर ये वो डबल रोड है जहाँ पर गाड़ियाँ हिचकोले खाती हुई आ रही हैं। गंदा पानी मौजूद है, मोटरसाइकिलें हों, रिक्शे हों। एक साहब यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम मालूम करेंगे। भाई साहब, ये गंदा पानी कब से मौजूद है और कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? सर ये साल 1 साल हो रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, ये पानी जमा है, और बारिश हो गया उसके बाद भी ये सफाई करने नहीं आते हैं। ये हमारे नाज़िम कोसर कोई किसी काम के नहीं है, कोई भी नहीं आता। ये सफाई मुहिम चल रही है डीएमसी साउथ वाले, अगर हमने 80% लियारी साफ कर दिया। नो सर, झूठ बोलते हैं सर। ये देखे आप लोग के सामने, ये साल से पूरा भरा हुआ है। मौलवी उस्मान पार्क से लेकर लियारी जनरल हॉस्पिटल तक पानी से भरा हुआ है। ये अहमद शाह बुखारी रोड कलरी की तरफ जा रहा है, ये भी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं सर। ये बिल्कुल, ये मकामी आदमी ने गवाही दी है। और इसी तरह मैं आपको एक बार फिर दिखाऊं, कुछ करीब जाने की हम कोशिश करते हैं। ये पानी इस वक्त हमें शायद इतना नज़र ना आ रहा हो कि किसका रंग क्या है, लेकिन ये पानी हरे रंग का पानी हो चुका है। इसमें काई जमना शुरू हो चुकी है, मच्छर और दीगर जो कीड़े हैं वो उसमें पैदा होना शुरू हो चुके हैं। ये है वो लियारी जिसके बारे में दावे किए जाते रहे कि 80% साफ़ कर दिया गया। मकामी लोग परेशान हैं। सफाई का मामला कहीं पर भी हमें नज़र इस तरह नहीं आया कि हम कह सकें कि कोई मिसाली सूरत हाल हो। ये वो लोग, ये वो लियारी है जिसने खिलाड़ी पैदा किए, अदीब पैदा किए, शायर पैदा किए, दानिश्वर पैदा किए, सहाफ़ी पैदा किए, मगर आज ये लियारी महरूम है। और लियारी का नाम सुनते ही न जाने हमारे जहनों में कैसे कैसे तसव्वुरात आ जाते हैं, लेकिन लियारी ऐसा नहीं है। लियारी के लोग मेहनत कश हैं, ये ज़िंदा रहना जानते हैं, ज़िंदगी गुजारने का फ़न भी जानते हैं, ढंग भी जानते हैं, लेकिन इनको महरूमियों का शिकार कर दिया गया। उसकी शिकार होने की सबसे बड़ी वजह ये वो गंदगी है, ये वो टूटी सड़कें हैं, ये वो गंदा पानी है जो निकासी जिसके नहीं हो पा रही, ये वो कीचड़ है जो इन गलियों में मौजूद है। हमारी बहनें इसी पानी से बचकर आने की कोशिश कर रही हैं। इन्हीं
गंदे रास्तों से गुजरकर नमाज पढ़ने जाते हैं बच्चे। हमारे नई नस्ल के जो नौनिहाल हैं वो इन्हीं रास्तों से होते हुए स्कूल किस तरह जाते हैं, किस तरह आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई अहम वज़ीर नहीं रहता, यहाँ हमारे वज़ीर आला नहीं रहते, लिहाजा शायद इसी वजह से इस इलाके की तकदीर अब तक बदल नहीं पा रही है। दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि लियारी को पेरिस बना देंगे, 80% साफ़ कर दिया, ये कर दिया, फलां कर दिया। यकीनन ये पेरिस बन गया। मैं फिर कहूँगा कि वाकई मगर ये वो वाला लंदन और पेरिस है जहाँ 250-300 साल पहले गलियों में गंदा पानी बहता था और जहाँ गलियों में कीचड़ हुआ करती थी। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, आप हमें यहाँ से अपडेट कर रहे थे। और जब लियारी की हम बात करते हैं तो लियारी में फुटबॉल ग्राउंड बड़ा मशहूर है, फुटबॉल के प्लेयर्स बड़े मशहूर हैं, लेकिन लगता ये है कि यहाँ पर वाकई फुटबॉल खेली जा रही है। भला किस तरीके से कि इसने पास दिया उसको और उसने पास दिया उसको और उसने दिया उसको, गोल किसने करना है किसी को मालूम नहीं है। अब्दुल रशीद साहब एग्जैक्टली वो एमपी हैं, तो सवाल हमने उनसे भी किया था और सवाल उनसे भी हम करते रहेंगे। अवाम ने आपको भी चुना है, भले आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। साथ शकूर शाद साहब MNA आप हैं, PTI से आपका ताल्लुक है, सवाल आपसे भी होगा, सिर्फ चेयरमैन DMC से नहीं, सवाल सबसे होगा क्योंकि ये दावे सब करते हैं। इससे मुतालिक हम अगर अली जैदी को कोट करें, कहते वो भी हैं कि हर जगह सफाई होगी, लेकिन सफाई होती नहीं है और लियारी का पीछा हम छोड़ेंगे नहीं। लियारी हम जाएंगे, रोजाना जाएंगे कि वहां पर मसाइल किसी तरीके से कम हो जाएं। तो अगर कोई ये कहता है कि ये काम उसका था, वो कहता है काम उसका था, फंड नहीं आए, यहां से ये मसला वहां से वो मसला, तो भाई इकट्ठे बैठ जाओ लेकिन लियारी के मसाइल को हल करो। दैट्स व्हाट वी वांट, दैट्स व्हाट पीपल ऑफ लियारी वांट। बढ़ते हैं आगे और यस एक हीरो की बात करते हैं। फ्री रनिंग और पार्कोर यानी बैक फ्लिप, ये जो कर रहे हैं वो दिखने में भी जरा अंग्रेजों जैसे हैं। ताल्लुक है उनका KP के इलाके करक से और अब ये हीरो बनने जा रहे हैं हॉलीवुड फिल्म के। खटक कबीले से इनका ताल्लुक है, भरपूर सलाहियतों के मालिक हैं महसूद आलम साहब। इन पर हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर ने द क्योर के नाम से फिल्म बनाई है और हमें ज्वाइन किया है महसूद आलम ने, उनसे हम बात करते हैं। महसूद आलम साहब बहुत शुक्रिया। सर, हॉलीवुड की एक्शन फिल्म्स देखने वालों पर सहर तारी कर देती हैं, लेकिन आप पर फिल्म बनना ये कितना बड़ा एजाज़ है? बिल्कुल, ये बहुत एजाज़ की बात है मेरे लिए, मेरे पूरे पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ की बात है कि मुझे ऐसा मेन लीडिंग रोल मिला हुआ है हॉलीवुड की फिल्म में और मेरा ये मकसद भी यही था कि अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ किसी न किसी तरीके से। अच्छा, हमें इस द क्योर के बारे में बताइए, क्या इस फिल्म का ड्यूरेशन क्या है, ये रिलीज़ कब हो रही है? ये तकरीबन हमने बनाई हुई है, शॉर्ट फिल्म है, तकरीबन 40 मिनट्स की है और हमारा एम ये है कि हम इसका पूरा सीक्वल बना दें। तकरीबन मे बी नेक्स्ट मूवी जो इसकी होगी वो तकरीबन या फुल फीचर फिल्म होगी और या फिर फुल लेंथ मूवी हो सकती है। लेकिन हमारा ये कोशिश है कि हम इसका जो है इस नेक्स्ट मूवी के लिए हम बजट का कहीं ना कहीं से हासिल करें, क्योंकि हमने अपनी बजट यूज़ की हुई है इस फिल्म में और तकरीबन 2020 में रिलीज़ होगी, क्योंकि अभी हमने ये मूवी सबमिट की हुई है फेस्टिवल्स में। तो एक फ्रेंच फेस्टिवल है, टर्किश और अमेरिकन, और वो तकरीबन 2020 में मतलब यूज्ड होंगी, तो फिर उसके बाद हम ये वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे थोड़ा सा फ्री रनिंग, पार्कोर, इससे मुताल्लिक भी बताएं, कब से आप ये कर रहे हैं, ये बैक फ्लिप, क्या भला ये क्या भला, कैसे कर लेते हैं आप? असल में ये पार्कोर जो है ये एक बॉडी मूवमेंट का आर्ट फॉर्म है। ये फ्रेंच ऑरिजिन से आया हुआ है और आजकल इसको स्पोर्ट्स का नाम दिया गया हुआ है क्योंकि रेड बुल वगैरह में इसके बाकायदा कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये असल में हम जब फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं, हमारे बीच में अक्सर ऑब्स्टिकल्स होती है, तो हमारे साथ ये स्किल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करके मोस्ट एफिशिएंटली पॉइंट बी तक जाते। फॉर एग्जांपल हमारे बीच में ये टेबल है, इसके ऊपर से कोई ट्रिक करके दूसरी साइड पे छलांग मारते हैं, फिर दीवार है उस पे चढ़ के उसके दूसरी साइड पे जंप मारते हैं, दो रूफ टॉप्स हैं उनके बीच में गैप है। तो हमारे साथ ये स्किल होता है ट्रेनिंग कर करके कि हम एक रूफ से दूसरी रूफ तक जंप मारते हैं। तो ये पार्कोर है जी। अब तक ये तो समझ गई हूँ मैं कि आप खतरों के खिलाड़ी हैं, अगर ये कहेंगे तो गलत बात नहीं होगी। ये बताइएगा, सारे के सारे स्टंट्स आपने खुद किए इस फिल्म के?
बिल्कुल ऐसे ये मेरे जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मेरे ही फेसबुक पे मेरी वीडियो देख ली थी स्टंट्स वाली, तो उन्हें बहुत पसंद की हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि मतलब फिल्म बनाते हैं कोई सॉरी लेट मी डू इट अगेन वरेगा जी उजल दे तो मैं उजल सिंगा जी बिल्कुल ऐसी बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में मेरे जो मूवी के डायरेक्टर है ये हॉलीवुड मूवीज़ के ट्रेलर बनाते हैं, तो उन्होंने मेरी ये स्टंट्स की वीडियो देखी हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा है मतलब उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो हो गया ना, ये गुफ्तगू हो गई। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। अब ना हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं एक पाकिस्तानी बच्चे की। इनका कारनामा तो देखिए, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को यूं शिकस्त दी। रूस में हुआ टूर्नामेंट और यहाँ हमजा इलियास ने भारतीय क्यूबिस्ट को 3-2 से हरा दिया। न सिर्फ ये कि उन्होंने रिवायती हरीफ को हराया है, शिकस्त दी है, बल्कि उन्होंने तो अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप से भी उनको बाहर कर दिया। इस बड़ी कामयाबी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमजा इलियास ने। हमजा, पहले तो हम आपको कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने भारत को टूर्नामेंट से आउट किया, बट स्टिल टूर्नामेंट अभी चल रहा है, तो मुझे उससे मुतालिक बताएं कि क्या आपने बाकी हरीफों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है? 3-2 से कामयाबी हासिल की है। खेल के दौरान प्रेशर तो नहीं था? जी मुझे प्रेशर था 2-1 जब मैं डाउन था उस वक्त मुझे प्रेशर आया था, फील हुआ था, नर्वसनेस थी। लेकिन जिस वक्त डिसाइडर फ्रेम आया है उस वक्त डिसाइडर फ्रेम में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था और मैं कॉन्फिडेंस से ही खेला और मैं जीत गया डिसाइडर फ्रेम। जबरदस्त। और हु इज नेक्स्ट? अगला मुकाबला किससे है? अगला मैच मेरा इजिप्ट के प्लेयर मीना अवध से है और इंशाल्लाह मैं उससे जीतूंगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। वाह क्या बात है आपकी। अभी तो आप खुद इतने छोटे से हैं। ये बताएं, ये स्नूकर की प्रैक्टिस करना, खेलना कब से शुरू किया और घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है आपको? मैं स्नूकर 3 साल से खेल रहा हूँ और मुझे घर से पूरी सपोर्ट है। कभी मुझे किसी ने नहीं कहा कि ना खेलो या बुरी चीज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है घर से और घर वालों की वजह से मैं आज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनकी सपोर्ट की वजह से। थैंक यू सो मच हमजा, आप साथ मौजूद थे। जिस तरह आपने कहा कि फैमिली की सपोर्ट थी, ये हम देखते हैं कि हर फील्ड में ही फैमिली की सपोर्ट सबसे ज़्यादा होती है तो ही कामयाबी होती है। जब हम फैमिली की बात करते हैं तो हम माँ बाप की बात करते हैं। माँ बाप किस तरीके से बच्चों की परवरिश करते हैं और माँ बाप का जो हर एक्शन है उससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चों पर क्या पड़ता है, इस पर भी हम बात करते हैं। एक वाक़या किरण जो कि दिलखराश वाक़या था, आप शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल। पेशावर में खातून ने, बीवी ने अपने शौहर को तंग करने के लिए, ब्लैक करने के लिए बच्चे के गले में फंदा डाला, गला दबाया। बहुत दिलखराश मनाजिर हैं ये, अफसोसनाक है ये सारा रवैया। देखा नहीं जा सकता, बच्चा दर्द से बिलख रहा है, रो रहा है। ये सब कुछ, इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो फिर पेशावर पुलिस ने एक्शन लिया, खातून को हिरासत में लिया। मेरे दिल में हिम्मत नहीं है इस फुटेज को देखने की या वो मैं आपसे शेयर भी कर सकूं। तो ये वाक़या सारा क्या था, अपने रिपोर्टर से भी जान लेते हैं इसी सिलसिले में। सज्जाद काशिफ हमारे साथ है, कब बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, एक रोज़ कबल यहाँ पर पेशावर में सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक वीडियो जो है वो वायरल हो गई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खातून थी जो बच्चे के गले में अपना दुपट्टा डाल के उसको जो है दबाने की जो है कोशिश करती है और वीडियो में वो यही पश्तो में कह रही है कि अगर तुम नहीं आते हो तो मैं इसका गला दबा दूँ, तुम क्या कहते हो। तो जब ये वीडियो वायरल हुई तो पेशावर सिटी पुलिस ने जो है इस पर एक्शन लिया। इसके लिए खसूसी टीमें बना दी गई और टास्क हवाला कर दिया गया। जब उन्होंने खातून को गिरफ्तार किया तो खातून का यही कहना था कि ये वीडियो जो है 3 साल पुरानी है और उसने ये वीडियो अपने खावन को जो है ब्लैकमेल करने के लिए जो है बनाई थी, क्योंकि उसका खावन जो है दुबई में मुकीम था। इन्होंने आपस में जो है पसंद की शादी की थी। शादी के बाद वो दुबई चला गया था और पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा था, तो इसने अपने खावन को डराने के लिए, धमकाने के लिए ये बच्चे की वीडियो बनाकर जो है इसका इस्तेमाल किया ताकि वो वापस आ जाए। पुलिस ने भी खातून को जो है गिरफ्तार कर लिया और खातून के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज कर दी गई है और उसको जो है हिफाजती जमानत के ऊपर जो है वुमेन सेंटर में जो है जमा करा दिया गया है।
सज्जाद हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर से इस दिलखराश वाक़े से मुताल्लिक। बहुत शुक्रिया, और इसी पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करें, डॉक्टर मुइज़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम CCP पेशावर करीम खान का तज़किरा भी कर लें, जिन्होंने इससे मुताल्लिक कहा है कि खातून को हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन शौहर से मुताल्लिक उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई दरख्वास्त दायर नहीं की, ना ही इस वाक़े की FIR दर्ज करवाई गई है। तो पुलिस ने अपने तहत ही खातून के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की और मुलजिमा को हिरासत में लिया है। क्या उनका कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये वीडियो थी पुरानी, लेकिन क्योंकि जिस वक्त वो सोशल मीडिया पे आ जाती है, उसकी हाइप बन जाती है, तो ये असर्टन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि ये पुरानी है नई है, लेकिन एक्शन ज़रूरी होता है। इस खातून का कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह था, इसने बल्कि शायद अभी भी चलाती है, इसने फिर पसंद की शादी की थी सवाबी के आदमी से, वो कहीं बाहर होता था, इनका अपना कोई नाचाकी थी, तो ये वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करने के लिए जो भी है उसने अपलोड की थी। ये ऐसा नाजुक मामला है कि इसमें मतलब वो खावन भी ऐसे कोई चार्ज करने के लिए तैयार नहीं था या और भी नहीं था। तो हमारे पास एक इसमें होता है सेक्शन ऑफ लॉ है 151/107, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इसको कहते हैं, अरेस्ट। तो इसका प्रिवेंटिव अरेस्ट हमने कर लिया, तो रात को फिर इसको अरेस्ट कर लिया था हमने। इस सारे मामले के नफ्सियाती पहलू क्या हैं और ये सब कुछ हो क्या रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, इसी सब के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर मुइज़ साहब हमारे साथ हैं और बिलाल कुतुब साहब भी हमारे साथ हैं। मुइज़ साहब, मैं पहले आपसे बात करूँगी, ये शौहर गुस्से में था, रूठा हुआ था, मजबूर था, इसलिए नहीं आ रहा था, ये मनाने का बुलाने का क्या अंदाज़ है, ये क्या जहनियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये रोज़ बरोज़ में दिन में 2-2, 3-3 ऐसे वाक़यात आते हैं, मुझे अब हैरत नहीं होती। एक वक्त था जब मुझे हैरत भी होती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती थी, ज़ाहिर इसी माशरे का एक फ़र्द हूँ। अब मुझे नहीं होती, क्योंकि जो ट्रेंड देख रहा हूँ सोसाइटी का और जिन वजूहात की वजह से इंसान में इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, इंसान खुदगर्ज होता जा रहा है, और अब माशरे में ये हालत है कि जिसकी जो मर्ज़ी वो करे। इसकी एक बुनियादी वजह मैं आज आपको बताता हूँ। एक नारा लगा था सालों पहले, रोटी कपड़ा मकान। एक एलिमेंट मिस था उसमें। वो क्या? खाली इंसान के लिए रोटी कपड़ा मकान काफ़ी नहीं होता, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो होता है सोशल जस्टिस या जस्टिस। आज आपके मुल्क में जस्टिस होने की वजह से रोटी भी गई, कपड़ा भी गया, मकान भी गया। क्योंकि जब जस्टिस होता है तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मेरिट पे काम होता है, इंसान की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होती, इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहती है। मगर जब जस्टिस चला जाए तो इवेंचुअली बेरारवी हो जाती है, जिसकी जो मर्जी। आज कहा जाता है कि अगर आप, मिसाल के तौर पर, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, आप कत्ल करना चाहे पहले थाने से बात कर ले, वहाँ जाके आप अपना लेन देन कर ले, आप किसी को कत्ल कर दे, आपको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, इस माशरे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ इंसाफ ख़त्म हो गया। अब आप देखें कि एक दौर था, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, रिफ्लेक्ट करने की है। हुक्मरान जो प्रीवियस हुक्मरान थे, उस दौर में लोग बज़ाहिर खुश थे, ना, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, डॉलर इतना नहीं बढ़ा था। इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है, ऊपर वाला जब चोरी करता था उसने कहा, अच्छा भाई मैं तो चोरी कर रहा हूँ, तुम भी करो। खुली छुट्टी। तो जिसने पंचर की दुकान लगानी थी, उसने रोड पे पंचर की दुकान लगा दी। जिसने जहाँ ठिया लगाना था उसने ठिया लगा दिया। तो नीचे भी खाया जा रहा है, ऊपर भी खाया जा रहा है, और कोई पूछने वाला नहीं। ये कानून की धचकियाँ बिखर गई और इंसाफ बर्बाद हो गया। तो आज आप ये वाकया और उसके अलावा कई वाकयात, एक बकरी ने प्लांट पौधा खा लिया, उसको लड़के को मार दिया। तो ये वाकयात हो क्यों रहे? इस वजह से हो रहे हैं कि आपके यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और अकाउंटेबिलिटी के बाद इंसाफ, और इंसाफ के बाद शो नहीं होता। मुझे आप लोग बताइए, आप लोग कितने अरसे से मीडिया पे कितने मुजरिमों को सजा आपने होते हुए देखी है? आपने नहीं देखी? जजमेंट इतने सालों में आता है, फिर उस पर सजा तो कब होगी, फिर मामले को परखा कैसे जाए? जिस तरह किरण आज भी आपने गुफ्तगू की, कल भी, कि कंदील बलोच के मामले पर जब हम देखते हैं कि अगर वो वालिद कह दे कि मैं अपने बच्चे को माफ़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ तो रियासत की जिम्मेदारी है। उस बच्चे को माफ करता हूँ जिसको मेरी अपनी औलाद को मारा है। यस। एक औलाद दूसरे को खून कर दे और उसके बाद में छूट जाए। बहरहाल रियासत ने, अदालत ने अपना काम तो किया। बिलाल खुदा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो वाक़या जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अपनी मैरिटल लाइफ को बचाने के लिए ये शौहर पाकिस्तान वापस आ जाए, एक माँ ने अपने बच्चे पर टॉर्चर किया, वो ऐसी वीडियो है जो हम दिखा नहीं सकते।
ये और शौहर ने इसकी शिकायत नहीं की, बच्चे के वालिद ने इसकी शिकायत तक दर्ज नहीं कराई, पुलिस ने खुद एक्शन लिया जो भी लिया। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि आपको जहन में होगा कि अभी कुछ अर्सा पहले जब मस्जिद में घुस के एक शख्स ने यूरोप के एक मुल्क में नमाजियों को कत्ल किया, तो वहाँ पे जो सबसे पहला रद्द अमल था वो ये था कि आपने अपनी कानून साजी को बदल दिया, क्योंकि आपको पहले इस तरह के वाक़यात का इल्म नहीं था। तो तमाम का तमाम जो है वो नए कानून साजी के में मुल्क जो है वो चला गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको कुछ अर्सा पहले याद होगा, ये तो 3 साल पुरानी बात है, कि एक खातून ने अपनी 3 साल की बच्ची को समंदर में कराची का डबो दिया था। तो हमारा उस पर टेक ये था कि इसके मसाइल को समझा जाए, ये बेचारी बहुत मुश्किल में है लड़की, माँ जो है इसमें बहुत से स्ट्रेसेस होंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि वीडियो के ऊपर एक बच्चे को माँ ने जंगले में मुर्गियों के जंगले में बंद किया हुआ था और उसको वो दांत काटती थी। उसको भी हमने माफ इसलिए कर दिया क्योंकि वो उसके अपने जाती मसाइल थे। इस वीडियो को भी हमने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में ले लिया कि शौहर को मनाने के लिए बच्चे का गला दबाया जा रहा है या उस पर जुल्म किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये बात जो है, ये हमारी टेक्स जो है, ये बड़ी ही इसलिए शायद सरफेस पे होती हैं कि हमें इन बातों का अंदाजा नहीं है कि जब हम कोई पौधा लगा रहे होते हैं तो उसका फल भी हम ही नहीं खाना होता है। आज इस बात को अगर रोमांटिसाइज करके हम सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ यही कमेंट करेंगे कि शौहर और मियां और बीवी की लड़ाई थी, तो फिर बच्चों के जो हुकूक हैं, बच्चों की जो जिम्मेदारी है, वो आप किसके ऊपर डालेंगे? फिर इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में अब फॉस्टर होम्स जो है वो बनाने की जरूरत पेश आ गई है। मामला जो है वो मेरे ख्याल में बहुत ही सीधा साधा है कि हमने किरदार साजी नहीं की, एक जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, दूसरा हमने कानून साजी नहीं की जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, और तीसरी बात यह कि हम चीजों के पर्सपेक्टिव में किसी एक तरफ की साइड लेने पे अपने आप को पता नहीं क्यों मजबूर समझते हैं। हमने साथ देना है मजलूम का। यहां पे बच्चा है मजलूम, तीनों केसेस के अंदर जो बच्चे हैं, क्या उनको उनका हक मिला? इसका जवाब है कि उन तीनों बच्चों को अपना हक नहीं मिला। और ये भी बता दीजिएगा कि वालिद का किरदार बनता क्या था इस सब के बाद में? ऐसा उनके पास में ऐसी वीडियो आती है। देखिए किरण, अगर तो वालिद किसी और के लिए वहां से कमा कर ला रहा होता और वहां पे उसके कोई जिंदगी के मकासद और होते तो मैं वालिद के ऊपर एक उंगली जरूर उठाता। अगर वालिद इन मियां बीवी के लिए, इन बच्चों के लिए कमा रहा था तो वहां पे इन्हीं के लिए कमाने के लिए गया हुआ था, मैं उसके ऊपर किस तरह से उंगली करूं? इस तरह तो वो पाकिस्तान के जितने भी एक्सपेक्ट्रिएट्स हैं उन सारे लोगों को पाकिस्तान में वापस आ जाना चाहिए, जो कि करोड़ों के अंदर लोग हैं जो कि बाहर कमा के पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। और अगर वो यहाँ भी काम करता और खातून का यही रवैया रहना था तो क्या कहा जा सकता है? डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, यही सवाल आपसे भी है, वालिद का किरदार इस सब में। पहली चीज़ ये कि देखें जी, बीवियां नाराज़ हो सकती हैं, महबूब नाराज़ हो जाता है। पहले ज़माने में रूठे हुए महबूब को मनाने के तरीके और होते थे। अब शिद्दत पसंदी इस हद तक बढ़ गई है क्योंकि आपको कोई पूछने वाला नहीं है ना। इस बच्चे को अगर इस तरह ये कर रही है तो इस औरत को अगर जब तक सजा नहीं मिलेगी। अब इसके हस्बैंड का मेरे ख्याल में 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, मैं अपनी ज़ाती तौर पर नफ्सियात के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये शायद पाकिस्तान वापस नहीं आएगा या नहीं आना चाहता। वजह यह कि शायद पूरे ख़ानदान की कफालत ये करता है। अगर वो जॉब छोड़ देता है, वापस आता है, वापस जॉब मिले ना मिले तो ये मजबूर है। इसकी ड्यूटी जो अंजाम दे रहा है ना कि मैं बीवी बच्चों को पाल रहा हूँ, शायद घर वालों को, माँ बाप को भी देता हो जो कफालत करता हो, तो मेरे ख्याल में हाँ जिम्मेदारी है। कर भी नहीं सकता कुछ, क्या करेगा वो? या तो वो पुलिस से कहे कि मेरी बीवी को पकड़ लो, सजा दो। अच्छा, वो सजा अगर मिलती है बीवी को तो बच्चों का क्या होगा? मैं वही पूछना चाह रही हूँ। ये बच्चा जिसने इस नौयत के झगड़े देखे और ऐसी सजा पाई, जो उसने किया नहीं उसकी सजा पाई, ये बच्चा आगे जाके क्या फर्द बनेगा, शिद्दत पसंद बनेगा, तशद्दुद पसंद बनेगा, और हो सकता है वो अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह इसी चीज को, उसको कहते हैं पे इट फॉरवर्ड, आगे पे करेगा। वो हो सकता है अपने रिश्तों में जब उसकी शादी हो तो वो अपनी बीवी पे भी इस तरह जुल्म कर सकता है। और अगर वो ये नहीं करेगा तभी भी वो अपने मामलात को अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाएगा। जी सर, रोमांस के अंदर भी अब क्रिटिसिज्म आ गई है और जिद्दत पसंदी और शिद्दत पसंदी अब रोमांस में आ गई है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है माशरे के अंदर। एक डॉक्टर मुझे बताएं, वो माँ साइकोलॉजिकली नॉर्मल है जिसने ये किया? देखें, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, आप आजकल टीवी पर बार बार तनाव की बात, ज़हनी तनाव का कितना असर होता है इंसानी जहन पे हम सोच नहीं सकते। ये वो सोच सकता है जिसके ऊपर बीती हो। तो ज़हनी तनाव में आदमी कत्ल भी करता है, आदमी बम भी ब्लास्ट करता है, कुछ भी कर सकता है। ज़हनी तनाव के बहुत सारे रीज़न है। मैंने आपसे कहा था जो मेन रीज़न है, मौला कायनात का बड़ा खूबसूरत कॉल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। और जुल्म उस वक्त होता है जब इंसाफ माशरे में ना हो। तो बेसिक जो चीज़ चाहिए वो आपको चाहिए इंस्टेंट फौरी इंसाफ, जो कि नज़र आए। जब नजर आएगा तो आप फिर डरते हैं। अगर सऊदी अरेबिया में गर्दन काटी जाती है तलवार से तो दिखाया जाता है, उसके बाद आप देखें क्राइम रेट कितना कम है। वजह इसकी है कि लोगों को पता है कि पकड़े जाएंगे।
तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चा माशरे में जब बड़ा होगा, आपको पता है अमेरिकन फौजी जो अफगानिस्तान से वापस आई है उनको एक प्रॉब्लम होता है, इट इज कॉल्ड PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सालों उनका इलाज होता है बिकॉज वो एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, उनको रातों को डर लगता है, उठ जाते हैं, उनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। तो अब ये बच्चे भी जिनके साथ ये ज्यादती हुई हो, किसी किस्म की भी हो, चाहे सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो या मानवी हरकत की, कोई भी जो हमारे पास, इन बच्चों का नफ्सियाती तौर पे इलाज होना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के साथ, ताकि बड़े होकर जिंदगी के मामला से वो डील कर सके। बच्चे का भी, माँ का इलाज, माँ को तो डेफिनेटली, माँ तो ज़हनी मरीज है ना, तो और रास्ते भी थे शौहर को बुलाने के, उसने ये रास्ता चुना क्योंकि उसके ख्याल में उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बिलाल कुतुब साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब जो हमारी जितनी भी गुफ्तगू हुई है ना, बच्चे का इलाज, उसकी तरबियत पर भी ध्यान देना पड़ेगा, खातून को तो इलाज की ज़रूरत है ही, कहीं ना कहीं आपको फादर को भी क्वेश्चन करना पड़ रहा है, हम अपनी सोसाइटी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं चाहती हूँ एक फाइनल कमेंट आपका इसके ऊपर। मेरे ख्याल में हम सोसाइटी को इस तरफ लेके जा रहे हैं कि अगर ये चाइल्ड अब्यूज सेक्सुअल होती तो हम इसके ऊपर कभी ये ना कहते कि ये नफ्सियाती मरीज है या मरीज़ा है, लेकिन जब एक माँ बच्चे को मार रही है तो हम कहते हैं कि इस औरत को बेनिफिट ऑफ डाउट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दे दिया जाए। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात नहीं है, ये कानून साजी की बात है। इस तो मार जब तक आप मसाले कायम नहीं करेंगे तब तक ये माशरा किसी सूरत में भी अपने ढंग पे खड़ा होने के काबिल नहीं हो सकता। और हमको इसी सूरत में बेहतरी हम देख सकते हैं अगर हम सारे मामलों का जायज़ा भी लेते रहे, रिपोर्ट भी करते रहे। बहुत शुक्रिया बिलाल कुतुब साहब, आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ, और बहुत अहम मौजू था। बात जितनी भी करें कम लगती है, ये मौजूआत ऐसे हैं और आए दिन ऐसे मौजूद रिपोर्ट होते हैं। जब हम बच्चों ही की बात करें तो कुछ बच्चे जिनके अगर लिम्स नहीं हैं किसी वजह से भी, पैदाइशी तौर पर, या अगर बाद में कोई हादसा पेश आ जाए और उनके अगर लिम्स अलग कर दिए जाए उनकी बॉडी से, तो जिसके बाद उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तो उनकी ज़िंदगी को आसान कैसे कर सकते हैं हम, और कौन उनकी ज़िंदगियां आसान कर रहा है, कौन उनकी ज़िंदगी में खुशियां वापस लेकर आ रहा है? तो जनाब पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने सुपर हीरोज़ जैसे मसनूई हाथ लगाकर ज़िंदगियां संवार दी हैं। इंजीनियर अवैस हुसैन और अनस नियाज़, इन्होंने हाथों से माजूर बच्चों के लिए कुछ ऐसे मसनूई हाथ ईजाद किए हैं जो ना सिर्फ असल हाथ की तरह काम करते हैं बल्कि बच्चों के जो पसंदीदा सुपर हीरोज़ हैं, आयरन मैन, यस, उन जैसे होते हैं। तो उन्होंने हाथों से माजूर 5 साला मीर बयान बलोच के लिए एक मसनूई हाथ बनाया था जो कि मार्वल कॉमिक्स के मशहूर किरदार आयरन मैन पर मबनी था। बायोनिक्स, इनकी जानिब से अब तक 30 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिनको मसनूई हाथ लगाए जा चुके हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। बड़ा रिसेंट एक मैं इंसिडेंट शेयर कर लेता हूँ कि रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले 7 साला बिलाल, इनको आयरन मैन के किरदार पर मबनी मसनूई हाथ लगाया गया था। और यही नहीं, बायोनिक्स ने दीगर कई बच्चों को भी हाथ लगाकर खुशियाँ लौटाई हैं। तो क्यों ना बात की जाए, बायोनिक्स के फाउंडर अवैस हुसैन और अनस नियाज़ ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, ये मसनूई हाथ लगाना बच्चों को। मुझे एक्सप्लेन करेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी है यस जो असल हाथ जैसे लगते हैं और काम उस तरीके से करते हैं? देखें, जिस तरह से प्रोस्थेटिक आर्म्स होते हैं, तो बायोनिक्स ने जिस चीज़ पे काम किया है वो है ब्रेन कंट्रोल्ड प्रोस्थेटिक्स। तो इसमें और जो कन्वेंशनल प्रोस्थेटिक्स है उसमें फ़र्क ये था कि कन्वेंशनल प्रोस्थेटिक्स तकरीबन उसका वेट होता था 1.5 से 2 kg, वेरएज़ जो बायोनिक्स ने प्रोस्थेटिक्स डिलीवर किया अपने पेशेंट्स को, इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उसका वेट है 500 ग्राम्स। और ना कि जो कन्वेंशनल का जो प्रिंसिपल होता था वो इस तरह से चलता था कि वो अपने अगर लेट सपोज अल्लाह ना करे सीधे हाथ में एम्पुटेशन है तो आपने लेफ्ट आर्म के ऊपर, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर एक हार्नेस वेयर करना है और उससे प्रेशर अप्लाई करना है, तो आपका राइट पाम थोड़ा सा मूव करेगा, आपके क्लॉज काम करेंगे। वेरएज़ ये जो प्रोस्थेटिक है पर्टिकुलर, ये सिर्फ ब्रेन वेव्स के ऊपर काम कर रहा है। व्हेन ही थिंक्स कि उसने हाथ बंद करना है, उसका हाथ बंद हो जाता है, जब उसने चाहता है हाथ खोलना है तो हाथ खुल जाता है। सो इट्स दैट सिंपल। अच्छा, और ये बताइएगा अब तक कितने लोग हैं कि जिनको आप मसनूई हाथ लगा चुके, और ये भी बता दीजिएगा रिएक्शन क्या होता है उनका? अच्छा, ऑलमोस्ट 30 लोग हैं जिनके पास ये बायोनिक आर्म्स हैं, और रिएक्शन के बारे में शायद मैं, क्योंकि वी आर डेवलपर जिन्होंने ये आर्म बनाया है और सब चीज़ें की है, सो हमारे लिए तो ये एक प्रोडक्ट है। लेकिन मेरे ख्याल से शायद बेहतर जो है रिएक्शन के बारे में वो अली भाई बता सकेंगे जो उसके फादर हैं। तो अली भाई प्लीज़ बता दें, चले ऐसे कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें
रिएक्शन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इसको आर्म लगा, आयरन मैन का आर्म लगा, तो इसको एक तो क्योंकि ये करैक्टर है तो इसको बहुत खुशी थी इस चीज़ की, और ये अपने आप को एज अ हीरो फील करता है। और दूसरे जो बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि इवन के एक पार्टी में हम लोग गए थे तो जो वहाँ पे बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स से ये कह रहे थे कि बाबा हमें भी ऐसा हाथ लगवा दें। तो सब लोग मतलब हंसने लगे कि ये मतलब क्या बच्चे फरमाइश कर रहे हैं। ये बेसिकली हम इसको मुस्तफ़ा जो है इसको एज आ एक आम के तौर पे नहीं करता, एज अ टॉय इसको यूज़ करता है, तो एक नई चीज़ें जो है ना उसमें डिस्कवर करता है एज अ आयरन मैन। मुस्तफ़ा को हमारी आवाज़ जा रही है? बात कर सकते हैं जी। मुस्तफ़ा को नहीं, मुस्तफ़ा को आवाज़ नहीं जा रही। मैं चाह रहा हूँ अगर अली भाई आप ही मुस्तफ़ा से पूछें, आप ही पूछा से ये जो आम है और इतना ज़बरदस्त वो लग रहा है, तो कैसा महसूस वो करते उनकी हैं? फीलिंग्स क्या है और ये कि मुस्तफ़ा क्या क्या काम कर लेते हैं, आप क्या क्या काम निपटा लेते हैं इसके साथ में, ये बताएं। मुस्तफ़ा क्या क्या काम कर लेता है? मुस्तफ़ा जो है जैसे कि टीवी ऑपरेट कर लेता है रिमोट से। इसके अलावा वो पानी की बोतल को यूज़ करता है, पानी पीता है अपने आम से, खुद पी लेता है पानी। डोर का हैंडल, जी मुस्तफ़ा अपने आप को सुपर हीरो भी समझते हैं? मतलब जी बिल्कुल, वो एज अ सुपर हीरो, मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं, जैसे हम लोग अपने बचपने में खेलते थे, गेम्स खेलते थे, तो क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए कैरेक्टर्स आ गए, नए कार्टून्स आ गए, तो ये जब खेल रहे होते हैं तो ये खुद आयरन मैन बने हुए होते हैं और जो दूसरे बच्चे हैं जो हैं वो विलन बने हुए होते हैं। So cute. अच्छा, मैं आपकी बात करवाता हूँ मुस्तफ़ा से। प्लीज करवा दे। पॉसिबल है? मुस्तफ़ा कैसे हैं आप? जी मैं मुस्तफ़ा बताएं कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बेटा कब सो के उठते हो, क्या क्या करते हो, थोड़ा सा बताओगे? मुझे आज बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि मुस्तफ़ा को आवाज़ नहीं जा रही, बट जाहिर है वो आप कैसा फील करते हैं? यस, मुझे बहुत अच्छा फील आता है और मैं खेलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुस्तफ़ा से बहुत सी बातों की चाह है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मूव करके दिखाएंगे? लाइट देखो। ओह, लाइट भी है। वाओ, मुस्तफ़ा यूज करें। वाओ, ये he can use it effectively, yes। वेव करे, थोड़ा सा टाटा करे मुझे, हो सकता है सर बोले ना। टाटा करो, कैमरे पे टाटा करो। बाबा इसकी मूवमेंट है, वो मूवमेंट कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड के मैक्सिमम काम वो अपने जो है ना खुद कर सकते हैं इस हैंड की मूवमेंट से। अच्छा, मैं अनस आपकी तरफ आना चाहूँगा। फोकस हैंड्स की तरफ है, आर्म्स की तरफ है, लेग्स की तरफ नहीं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो? लेग्स एक्चुअली देखें, हम लोगों ने अभी तकरीबन 3 साल हो गए हैं कि हम खुद से सेल्फ सस्टेन करके इस टेक्नोलॉजी को जितना एडवांस से एडवांस लेके आ सकते हैं हम लेकर आ चुके हैं। हमारी कोशिश है कि अभी हमारे पास जो सोल्यूशंस हैं वो जैसे बिलो एल्बो जिनका प्रोस्थेटिक जिनका एम्पुटेशन होती है या आर्म नहीं होता, उनके लिए तो हम बना देते हैं, लेकिन अभी भी अपर एल्बो पे हमारी रिसर्च है। तो ये एक्सप्लेन कर दें अनस, यहीं पर मैं आपसे चाहूँगा आप एक्सप्लेन कर दें किसको लग सकता है ये हाथ और किसको नहीं लग सकता। देखें, अभी जो करंटली हमारी रिसर्च कंप्लीट हुई है वो उनके हैं जिनकी एल्बो जॉइंट होता है, मौजूद होता है। उनके लिए तो हमने सक्सेसफुली इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया है पाकिस्तान में और काफ़ी सारे लोग यूज़ भी कर रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत खुशखबरी की बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे पास कुछ इंटरनेशनल लोग भी मतलब कि दुबई से ट्रैवल कर आए और उन्होंने सिर्फ इस प्रोस्थेटिक को एक्वायर करके वापस चले गए। और तो ये भी एक अचीवमेंट है कि जैसे आप जी कॉस्ट शेयर कर सकते हैं, क्या कॉस्ट होती है इसकी, और ये अगर किसी के लिए अफोर्डेबिलिटी इज एन इशू तो उसके लिए फिर क्या है? एक्चुअली होता इस तरह से है कि इंटरनेशनली अगर मैं इसकी कॉस्ट का कंपैरिजन दूं आपको तो इसकी कॉस्ट स्टार्ट $10,000 से होती है, वेयरएल्स हम पाकिस्तान में इसको अराउंड $2,000 के अंदर देते हैं। प्लस आर्म अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उनको रिफ्यूज़ नहीं करते कि जी आपके पास कॉस्ट नहीं है तो आप मतलब कि आर्म हम आपको नहीं देंगे, बल्कि हम तरीका ये करते हैं कि हम उनकी डिटेल्स ले लेते हैं जो किसी भी NGO या किसी भी ऐसे इदारे को ज़रूरत होगी जो उनकी हेल्प कर सकता है,
और वो डिटेल्स फिर हम हर मंथ जो है ऐसी NGOs को और ऐसे इदारों को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं ताकि वो किसी ना किसी को स्पॉन्सर करें जी। और हम इनको प्रोस्थेटिक बना के दें। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप अनस, थैंक यू सो वेरी मच, आप साथ मौजूद थे। और अली साहब आपका भी शुक्रिया, आपके बेटे मुस्तफ़ा आयरन मैन हमारे साथ थे, तो थैंक यू सो वेरी मच आप सबका। बढ़ते हैं आगे और एक और हीरो से मिलवाते हैं। यस, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। ऐसी कई मिसालें हम आपके सामने लाते हैं। आज कराची के इलाके लांढी का जिक्र करेंगे। यहाँ एक नौजवान ने हवाई जहाज़ तैयार किया, लोग तो हैरान रह गए। अरसलान ने 5 साल इसके ऊपर काम किया, बड़ी मेहनत की जहाज़ की तैयारी के लिए। फिर एक कामयाब आजमाइश का मरहला भी आया। जहाज़ को माइक्रोलाइट, एयर एम्बुलेंस और एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जी अरसलान ने। अरसलान कैसे हैं आप? आपके साथ तो वो पाक पतन वाला वाकया नहीं हुआ कि जहाज़ बनाया था फिर गिरफ्तार हो गए थे और जहाज़ भी कोई रुकावट, कोई दिक्कत इस किस्म की? फिलहाल तो इस तरह की कोई दिक्कत जो अभी तक दरपेश नहीं है ये, लेकिन अभी आगे की सूरत हाल कुछ पता नहीं है। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस जहाज़ से मुतालिक बताएं, कौन सी टेक्नोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया है, कितनी लागत आई है और इस जहाज़ का कोई नाम भी है? जी, ये कलर क्या है? ये एक अल्ट्रा माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट है और ये जो है काफ़ी लाइट वेट एयरक्राफ्ट होता है। ओके। और ये लाइट स्पोर्ट्स में जो है वो यूज़ होता है। तो इसको बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि हम अपनी नौजवान नस्ल में जो है इसको बनाने का रुझान जो है पैदा कर सकते हैं। और जो हमारा मुल्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दूसरे ममालिक से जो पीछे है, तो इस पे काम करने से ये होगा कि हमारे जो नौजवान हैं, जब हम इस पे काम करेंगे तो हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं और दूसरे ममालिक के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के जो है हम खड़े होकर जवाब दे सकते हैं इसका। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जहाज़ आपने कहाँ छुप के बैठ के सबसे बनाया है या लोगों को पता था कहाँ इन्होंने अपना स्टेशन बनाया हुआ है, कहाँ ये काम कर रहे हैं? ये हमारी एक वर्कशॉप है लांडी में, तो वहाँ पे जो है ये हम 5 साल से जो इसको बना रहे हैं। 5 साल से? अंदर ही था, इसको धूप वूप लगाते थे, बाहर लेकर आते थे या वो आजमाइशी प्रवास के लिए लेकर आए थे बाहर? अंदर ही था ये। अक्सर हम इसको जब निकालते थे तो रात को 3, 3:30 के दरमियान जो है निकालते थे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था इसके बारे में? किसी को नहीं पता था। अच्छा। ये लागत भी थोड़ी शेयर कर लें। तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए इस पे लागत आ गई है। ओके, अब मुझे बताएं कि जो टेस्ट फ्लाइट आपने की इसकी कितनी हाइट पर लेकर गए थे? हमने इसको जो अभी टेस्ट फ्लाइंग के लिए पेशावर में जो टेस्ट फ्लाइंग करी है वो तकरीबन 1800 फीट और 2000 फीट थी। ओके, क्योंकि टेस्ट फ्लाइट से मुतालिक हम अक्सर देखते हैं अगर किसी ने ऐसा इस प्रोजेक्ट पर काम किया कि वो सिविल एविएशन अथॉरिटी से आपने इजाज़त लेनी है और अच्छा फलानी अथॉरिटी से इजाज़त लेनी है, तो ये सारे मसाइल थे जो आपने फाइनली अबूर किए थे? जी बिल्कुल। अभी असल में जो हमने इसको फ्लाइंग करा वो पेशावर में, इसको जो है हमने पहली जो प्रवास करी वो पेशावर में करी है, क्योंकि इसके फ्लाई करने के लिए इस पर सूट करता है जो आप जहाँ फ्लाई कर रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा है। अच्छा। और वहाँ का वेदर और विंड प्रेशर वगैरह जो होता है वो ज़्यादा इन्हिसार करता है इसकी फ़्लाइंग पे, कि ये किस तरह की हवा चल रही है और हवा तेज़ है कम है, तो ये चीज़ें जो है काफ़ी इफेक्ट करती हैं। बहुत टेक्निकल बातें हो रही हैं ना। मुझे बताएं, जब वो फ्लाई उसने किया ना, उड़ान भरी, आपका अपना रिएक्शन क्या था? फिर आपने घर वालों को बताया, दोस्तों को बताया कि वो जो मैं तुम लोगों के साथ में पार्टीज़ वगैरह स्किप करके, बड़े बड़े दावतें खाने स्किप करके बैठ रहा था, वो मेरी मेहनत रंग ले आई है? हाँ, जब ये हमने टेक ऑफ करा तो मेरी फैमिलीज के कुछ मेम्बर्स भी मौजूद थे, मेरी सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स वगैरह मौजूद थे वहाँ। मेरी अम्मी मौजूद नहीं थी, लेकिन वहाँ पे खैर मिस किया ना काफ़ी मिस किया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्लाइट जो हम लेंगे तो ज़बरदस्त मौजूद होंगे वहाँ पे। तो अभी हमारी कोशिश ये है कि हम इसको जो है कराची के अभी ऐसे कुछ वेदर ऐसा और टाइम भी मौजूद होता है कि जब कराची का वेदर जो है फ्लाइंग के लिए सूटेबल होता है, तो उस वक्त आप चाहेंगे कि यहाँ पे भी टेस्ट फ्लाइट हो? हम चाहेंगे कि हम कराची में भी करें, लेकिन कराची जो है वो नॉन रेजिडेंशियल एरियाज़ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी है और ये जो है नॉन रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो है फ्लाई करता है। सही, तो इसलिए आपको तो हम हाईवेज वगैरह पे जो है अभी ऐसी कुछ जगह की जो है वो डिमांड्स कर रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह हो जहां हम इसको टेक ऑफ और लैंड कर सकें इजीली। किस किस का सपोर्ट था और किसका सपोर्ट अभी आपको मिल जाए ना तो आपको लगता है बात बन जाएगी? काफ़ी मेरे दोस्तों ने जो है इसमें काफ़ी मेरा सपोर्ट किया है, स्पेशली मेरे घर वालों ने तो काफ़ी ज़्यादा किया है, और इसमें काजी ब्रदर्स ने मुझे सपोर्ट किया था। कोई फवाद चौधरी साहब ने सपोर्ट नहीं किया आपको? देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर हैं। फिलहाल तो अभी तक कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ऐसा कोई रिस्पांस आ जाए।
क्योंकि रिस्पॉन्स आएगा तो आपको लगता है कि और बनाए जाएंगे और जी बिल्कुल अभी जैसे आप एक फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट भी बढ़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन आप एक चीज़ जब बना लें, एक मास्टरपीस उसका तैयार कर लें, तो दूसरी चीज़ बनाने में आपको काफ़ी जो आसानी हो जाती है। और इसी तरीके का भी एक प्रोजेक्ट हम अभी कर रहे हैं, एक और वो जैरोकॉप्टर है, उसको भी हम वो जैरोकॉप्टर है। वाओ, लास्टली उसको जो है ज़्यादा रनिंग की ज़रूरत नहीं है, वो जो है वर्टिकली टेक ऑफ के लिए कम टाइम उसको लगता है। लाइक हेलीकॉप्टर जो है वो टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। क्या बात है। और कुछ ट्रेनिंग आपने ली इससे मुताल्लिक, आपने स्टडी की या कुछ लेने का इरादा है? अभी तो मैंने ट्रेनिंग नहीं करी है, लेकिन मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे इतना काफ़ी गाइड कर दिया है फ्लाइंग के बारे में। लेकिन मुझे फ्यूचर में मुझे ट्रेनिंग लेने की जो है वो है कि मैं जो है इसकी ट्रेनिंग लूँ जर्मनी से, स्पेशली ट्रेनिंग और सर्टिफाइड ट्रेनिंग जो होती है इसकी वो लूँ। लेकिन आपने अपना टैलेंट, अपना हुनर तो बता दिया ना, पैशन तो आपने बता दिया है। तो भाई देखिए, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी तक ये बात कैसे लेके जानी है ये हमें पता है। तो आपसे हम दोबारा मुलाकात करना चाहेंगे मंडे को फवाद चौधरी साहब के साथ ही इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि हम उनसे टाइम ले लें। तो मंडे को नया दिन में हम दोबारा बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में काम कर रहे हैं, जिनके पास आइडियाज़ हैं, पैशन है, वो अपने आइडियाज़ दें, हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो देयर यू गो, एक नौजवान है यहाँ पे, आइडिया उसका ज़बरदस्त है और उसकी अमली मिसाल हमारे पास है। प्रोजेक्ट उसने बनाया और उसकी हमने एक मुजाहरा भी देखा, बता दिया। तो जी नया दिन नया टैलेंट लेकर आया है, तो नया क्या हो सकता है ये सब कुछ आप जान सकते हैं। इस हफ्ते का सफर तमाम, अगले हफ्ते में होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।